वॉइस आ रही है बेटा? Yes, sir. Good morning. मॉर्निंग बेटा। वॉइस आ रही है बेटा सबको? हेलो। गुड मॉर्निंग सर। आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग। भगवती वॉइस आ रही है? भगवती, नवीन, चेतन। हाँ जी सर, आ रही है, वॉइस आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। चेतन वॉइस आ रही है आपको? आप नए? अच्छा, सॉरी सर। स्टार्ट करते बेटा आज का लेक्चर, ठीक है ना? संडे एकेडमी आना पड़ता है, इसके लिए को लेट हो गया थोड़ा सा 10 मिनट। अब स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, किसी को कुछ याद है? देवेंद्र, आपको याद है हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा पिछली क्लास में? आखिरी बार में आपने प्लेज वगैरह का कराया था सर। इसेंशियल ऑफ प्लेज, ये सब चीजें। मीनिंग ऑफ प्लेज, हम्म। प्लेज का आपने किया था। बेलमेंट ऑफ प्लेज वगैरह पढ़ा दिया था। बेलमेंट प्लेज हो गया था ना। आज क्या करना था हमें? एजेंसी, एजेंसी और सेल आज ऑफ गुड्स एजेंसी। एक्ट कंप्लीट, ठीक है ना? सर देखो आप, एजेंसी, किसी को डाउट था भगवती पिछली क्लास का? भगवती, नो सर। नवीन, क्लियर था सब कुछ? हाँ जी सर। पहले बेटा क्लास लेने आते थे, अब क्यों नहीं आ रहे? आप प्रेम नहीं आ रहा कई दिनों से, मैं नोटिस कर रहा हूँ। पता नहीं सर, वो सर एक्चुअली सर्दी ज्यादा है ना, तो अभी नहीं आ पा रही हूँ। बाद में जब थोड़ी सी सर्दी कम हो जाएगी ना, तभी हाँ आऊंगी। हाँ, बिल्कुल समझ जाऊँ बेटा। हम्म। समझ गया आपकी बात को मैं, ठीक है ना? ये किरण में कौन है बेटा? किरण। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग से शाम, कैसे हो आप? बढ़िया सर, बढ़िया। ठंडा बहुत पड़ रही है। ठंड तो है यार बेटा, मुझे भी आते आते ना अकेडमी में टाइम लग गया, 10 मिनट लग गए। तो मैं 10 जी। तक पहुंच जाता हूँ। ये किरण कौन है? ठंड तो पड़ेगी बेटा इस महीने बस। नहीं, देवेंद्र जी को किरण नहीं कौन लगी। है, कोई बताएगा? हेलो सर, मैं हूँ। कौन बेटा मैं किरण? किरण। अच्छा सर अच्छा, हाँ याद आ गया, याद आ गया। हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। पहली क्लास ज्वाइन की थी आपने, ठीक है। पहले अब क्लास स्टार्ट ज्वाइन करते की हम थी सर। टॉपिक। ठीक है बेटा, ठीक है, म्यूट कर लो आप किरण अपने आप को। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम। हमने टॉपिक पिछली क्लास में क्या क्या कवर किए थे अपने? हमने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है ना? जो आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, बेसिकली बेटा, ये जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये आपके जुडिशियल एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे आप आगे चल के कोई सा भी एग्जाम देते हैं, कोई क्लरिकल जॉब या आगे एलएलएम की भी पढ़ाई करेंगे, तो आपके जुडिशियल एग्जाम में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा जाएगा, ठीक है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमें अच्छे से पढ़ना है, इसी के लिए मैंने सबसे पहला टॉपिक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही उठाया, क्योंकि आपका इजी भी है, इजी के साथ आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हो। यहां तक क्लियर? आगे चले हम। पिछली क्लास में हमने देखो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या पढ़ा था हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंडेमनिटी, फिर उसके बाद गारंटी, फिर बेलमेंट, फिर प्लेज। मेरे को कोई बताएगा बेटा? भगवती, आप बताओगे प्लेज में कितनी पार्टीज होती थी? सर एक बार इसका समरी बता दीजिएगा, कल मैं अटेंड नहीं करा था। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बता दूंगा मैं भी। भगवती बताओ, प्लेज बेलमेंट में कितनी पार्टीज होती थी? सर, दो पार्टीज होती है ना। वेरी गुड। दो पार्टीज के नाम क्या है बेटा? सर, बेली और बेलर दो हो गए, और वेरी प्लेज गुड। वाले अभी थोड़ी सी याद नहीं है। प्लेज का पॉनर और पॉनी, क्लियर? हाँ जी। अच्छा बेटा, ये देवेंद्र, आपके गारंटी में कितने पार्टीज थे? गारंटी में 3 पार्टियां थी सर।
वेरी गुड। 3 पार्टीज के नाम एक क्या है? एक क्रेडिटर होता था, एक डेबिटर्स होता था और एक गारंटर होता था सर। श्योरिटी, आपने सही हाँ, बोला है। श्योरिटी। वेरी गुड। अब मैं पूछता हूँ एक एक करके सबसे। सीमा, वॉइस आ रही है आपको? यस सर, आ रही। इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज होती थी बेटा? इंडेमनिटी में 2। वेरी गुड। नाम क्या थे उनके? इंडेमनीफाइड एंड इंडेमनीफायर। वेरी गुड, सही बताया आपने एकदम। अब जो आज का टॉपिक करेंगे, एजेंसी। एजेंसी में कितने टॉपिक, कितने पार्टीज होंगे, किसी को कुछ आइडिया है? जैसे आप बीइंग अ लॉयर किसी के अंडर इंटर्नशिप कर रहे हैं, जैसे शशांक आप इंटर्नशिप सपोज कर रहे हैं, तो एजेंसी उसमें इन्वॉल्व होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो एजेंसी में कितनी पार्टीज होती है थ्री आपकी? प्रिंसिपल थ्री एंड पार्टी। हाँ जी। एजेंट। ए, एजेंसी में 2 होती है बेटा, हाँ हाँ, प्रिंसिपल एंड और एजेंट। थर्ड पार्टी भी होती है ना सर? थर्ड पार्टी जिसके नहीं लिए नहीं, एजेंट थर्ड होता पार्टी है। वो सब एजेंट होता है, वो सब एजेंट और सब्स्टिट्यूट एजेंट होता है। ठीक है ना, आज उसको कवर करेंगे हम। अब देखो यहां तक बात समझ में आ गई सबको। आज हमारा जो टॉपिक है वो एजेंसी। ठीक है ना, एजेंसी के बाद में सेल ऑफ गुड्स आज करा दूं। ठीक है ना। अब देखो एजेंसी स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपनी। एक मिनट। हम्म। स्क्रीन सबको शेयर, हाँ अब देखो बेटा। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि सेक्शन 1 से लेके 75 आपका बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है। फिर सेक्शन 124 से 238 आपका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली आपके 5 कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है आपका, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अच्छा, मैंने भेज दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक ये बेटा बेलमेंट प्लेज का डिफरेंस है। ठीक है ना, मैं भिजवा दूंगा ग्रुप पे, एक बार पढ़ लेना आप। हाँ, पूरा आ रहा है सबको? क्लियर है बेटा स्क्रीन? बताओ देविंदर, सीमा, भगवती, हाँ सर, हाँ शशांक, जी। सबको क्लियर है? यस सर, अब बढ़िया यस। से दिख रहा है ना सबको? लैंडस्केप मोड में दिख रहा है सबको? हाँ जी सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो आप, हमने बेसिकली स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें पढ़नी, फिर से ध्यान दे लो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, फिफ्थ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है ना, आज ये टॉपिक कवर कर देंगे हम अपनी बुक 1 का। क्लियर है? हमने बेसिकली इंडेमनिटी, गारंटी ये सब पढ़ लिया था बेटा। ठीक है ना, मैं सीधा अब एजेंसी में आ रहा हूँ। ठीक है ना। बेलमेंट हमारा किस पर्पस के लिए होता था? जैसे हमने अपनी रिपेयर के लिए कोई कोई बाइक किसी को दे रखी है, पर्पस पोजीशन, कोई स्पेसिफिक पोजीशन के लिए दे रखा है, और आपका प्लेज होता था अपनी डेप्थ को छुड़वाने के लिए, अपने डेप्थ को रिलीज करने के लिए हमने किसी गुड्स को पोजेस, मतलब किसी गुड्स को यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है ना। अब देखो एजेंसी स्टार्ट करते हैं हम। एजेंसी देखो यहाँ, ये बेटा सबको दिख रहा है ना बेटा, ये एजेंसी? बताओ शशांक, क्लियर है ना बेटा? पोर्ट्रेट मोड से तो ठीक है ना लैंडस्केप? हाँ जी बढ़िया है सर, लेकिन एक बार रिकैप कर दीजिए सर, मैं लास्ट क्लास अटेंड नहीं करा था। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ये ना देखो डिफरेंस है।
ये किसका? बेलमेंट और प्लेज का। बेलमेंट का सेक्शन 148, प्लेज का 172। बेलमेंट बेसिकली क्या होता था? गुड्स किसी अपने, जैसे हमने अपनी बाइक को किसी को यूज करने के लिए दिया है तो क्या आपका बेलमेंट है, ठीक है ना। और प्लेज क्या होता है? जैसे हमने अपने गुड्स को दिया है किसी को यूज करने के लिए अपने डेप्थ को रिकवर कराने के लिए। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू एक्ट एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द डेप्थ ओन्ड बाय वन पर्सन टू अनदर। जैसे मैंने अपने किसी सामान को गिरवी करा के डेप्थ लिया है, ठीक है ना, ऐसे समझो आप। मैंने अपने किसी प्रॉपर्टी को गिरवी कराया और उसके बदले कोई गुड्स को पोजेस अपने पास रखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली पार्टीज बेलमेंट में दो होती है, बेलर बेली। प्लेज में होती है पॉनर पॉनी। कंसिडरेशन इसमें होता है नहीं होता कंसिडरेशन, यानी कि बेलमेंट आपके टू टाइप्स के थे, मैंने पिछली क्लास में कराया था, ग्रेटिचुअस और नॉन ग्रेटिचुअस। ग्रेटिचुअस क्या होता था? जिसमें कोई बेनिफिट नहीं होता था, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड की जाती थी। जैसे मैंने अपने पड़ोसी को कहा मेरे 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 मतलब मेरी बाइक का ध्यान रखना। पड़ोसी, मैं अपने लैंडलॉर्ड, एक मकान मालिक से कहते हुए जाता हूँ मैं गांव जा रहा हूँ और मेरे बाइक का ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया आपका बेटा? ग्रेटिचुअस बेलमेंट, ठीक है ना। उसमें जो किराया, जो मकान मालिक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए उसकी सेफ्टी कर रहा है। क्लियर है? इसके बाद बेटा दूसरा आता है प्लेज। प्लेज में कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा ही होगा, ठीक है ना। प्लेज में आपका कंसिडरेशन इन्वॉल्व कैसे? जैसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज दिया है, ठीक है ना, गिरवी रखा है, तो जो पौनी है उसका यूज कर सकता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इस डिफरेंस को पढ़ लेना शशांक, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका पर्पस क्या है? सेफ कीपिंग और रिपेयर। और इसका पर्पस क्या है? जो सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ डेप्थ। क्लियर है? अब मैं बेटा एजेंसी करा रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा वास्ट है, और मैं ऐसे स्लो स्लो करूंगा तो आपका सिलेबस हो गया फिर, ठीक है ना। एजेंसी बेसिकली होता क्या है? जैसे कि हम किसी के अंडर इंटर्नशिप करते हैं। अब आप जैसे किसी के अंडर काम कर रहे हैं, जैसे मैं किसी के अंदर इंटर्नशिप कर रहा हूँ, काम सीख रहा हूं, तो देखो काम सीखना है एक तरह से। इसमें मैं उसके अंदर काम सीख रहा हूं और वो मुझे बदले में क्या कर रहा है? कुछ अमाउंट पे कर रहा है, ठीक है ना। या मेरे बिहाफ पे कोई काम करता है, जैसे मैं एडवोकेट हूं, ठीक है ना, मेरे बिहाफ पे कोई सारे ड्राफ्टिंग काम कर रहा है, सारे डीड बना दी उसने, अटॉर्नी बना दी, सर्टिफिकेट बना दिया, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरे बिहाफ पे कोई लड़का काम कर रहा है, वो मेरे लिए क्या है? मेरा एजेंट है। मैं उसका क्या हूँ? प्रिंसिपल हूँ। क्लियर है यहां तक? तो एजेंट एक पर्सन होता है जिसको एम्प्लॉय किया जाता है कुछ काम करने के लिए, इन डीलिंग विद द थर्ड पार्टीज, थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है ना। कैसे? जैसे मैं, मेरा क्लाइंट और मेरा इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या है मेरे लिए? मेरा एजेंट है, मैं उसका प्रिंसिपल हूं। और क्लाइंट क्या है? थर्ड पार्टी, ठीक है ना। तो एजेंट जो है वो थर्ड पार्टी के लिए काम करेगा। क्लियर है यहां तक? तो एजेंट आपका क्लाइंट के लिए काम कर रहा है। तो एजेंट एजेंट एक पर्सन है जो जिसको एम्प्लॉय कर रखा है किसी थर्ड पर्सन के लिए काम के लिए। फिर आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो रिप्रेजेंट करता है जिसके लिए काम किया जा रहा है, ठीक है ना, जिसको बेनिफिट होगा। इसमें बेटा एक लैटिन वर्ड है क्विट फैक्ट पर एलियम फैक्ट पर से। इसको एक बार पढ़ लेना, ये आपके एमसीक्यू एग्जाम में आ सकता है। ही ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट हिमसेल्फ एक्टिंग। मतलब कि इसका कहने का मतलब है ये एजेंट को अपॉइंट करेगा, मतलब काम इसका होगा, प्रिंसिपल का सारा काम प्रिंसिपल का होगा, पर करेगा कौन? एजेंट करेगा। क्लियर है यहां तक सबको? आगे चले हम, बताओ बेटा आगे चले। यस सर। देवेंद्र, ठीक है ना, देवेंद्र चले आगे हम, चलिए सर, चलिए। ठीक है ना। अब देखो एजेंट में मैं आपसे पूछता हूं, जैसे हमने कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पढ़ा था, ठीक है ना। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज सेक्शन 10 हमें क्या कहता है कि कौन कौन से पर्सन लाइबल है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए? भगवती बताएंगे क्या आप? वॉइस आ रही है भगवती आपको? बताओ बेटा, बन सकता है एजेंट कौन कौन बनता है? कोई बताएगा मुझे?
सर आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही क्लियर शेशांक? हाँ जी आप बोलिए क्या बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बेटा, एजेंट कौन कौन बन सकता है, कौन पर्सन लायबल है एजेंट बनने के लिए? मुझे आंसर दे पाओगे क्या आप? एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ एंड हु इज साउंड माइंड में हम्म एजेंट। हम्म कैन माइनर बी एजेंट और प्रिंसिपल? नहीं सर क्या मेजॉरिटी। माइनर एजेंट और वेरी गुड, ठीक है ना। जो एजेंसी का एम्प्लॉयमेंट और एजेंट है, वो में भी एजेंट, उसमें क्या आ सकते हैं आपके? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, हमने जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रीड किया था। बेसिकली हमने बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पढ़ा था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बारे में? कि आपका मेजर पर्सन, सेकंड साउंड माइंड, थर्ड क्वालिफाइड बाय लॉ, ये पर्सन क्या हो सकता है? आपके कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हैं। सेम उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम एजेंट में क्या पढ़ेंगे? कि एजेंट में एजेंट कौन बन सकता है आपका? जिसने मेच्योरिटी को अचीव कर रखा है, जो साउंड माइंड है, ठीक है ना। इन सिंपल वर्ड, अ पर्सन हु इज कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट कैन अपॉइंट एजेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट को बना सकता है, ठीक है ना, कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट को बना सकता है, उसे एजेंट अपॉइंट कर लिया जाएगा। इसके बाद देखो, हु में बी द एजेंट, एजेंट कौन होगा आपका? साउंड माइंड और मेजर। इसमें एक नोट लिख रखा है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। देखो आप, अब माइनर और पर्सन हु इज अनसाउंड माइंड में बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, बट ही विल नॉट लायबल टू द पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, बिकॉज एजेंट इज नेवर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, ऐसे ही समझ लो आप कि माइनर और अनसाउंड माइंड आपका एजेंट नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? किरण, क्लियर है आपको? हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं हम। अब सर वो ये कह रहे हैं नोट्स यहाँ और पर कि वो पेज। एजेंट हो सकता है, हम्म। मतलब बट एक वो तरह से किसी भी हमारा, कॉन्ट्रैक्ट जैसे में हमने लाइबल पार्ट। नहीं होगा। इसको हम अपॉइंट कर सकते हैं एज एजेंट, बट वो लाइबल नहीं होगा किसी भी ड्यूज के लिए, किसी भी सिम, पेंडिंग वर्क के लिए। सिंपल सा मीनिंग है नवीन, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ बेटा, पर हम इसे नो ही मानेंगे। जैसे आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ेंगे, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है आपको? बेसिकली जो 19 ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है नवीन? कि माइनर आपका पार्टनर बन सकता है, ठीक है ना, पार्टनर बन सकता है, पर किसी भी मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा, कोई प्रॉफिट या लॉस के लिए लायबल नहीं होगा। तो उसको बेसिकली हम क्या मान सकते हैं अपने दिमाग में? कि माइनर को कोई अपॉइंट करेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है बेटा नवीन, तो सर एक क्वेश्चन ठीक है है ना मेरा इसका। सा, अगर ये एमसीक्यू हाँ। में क्वेश्चन आएगा कि वो हम लाइबल मान सकते हैं एज नो एन एजेंट नो अपॉइंट कर नो सकते हैं, तो नो नो करेंगे वहां नो पर। यस यस बेटा, नो। ठीक है, ओके सिंपल सर। आंसर नो, ठीक है ना नवीन। और नवीन, इस बार मुझे जो लगता है, मेरे को लगता है कि इस बार आपका पेपर रिटर्न ही होना चाहिए, ठीक है ना। एमसीक्यू से मैं मानता हूँ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है, पर आगे आके चल को आपको ड्राफ्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ड्राफ्टिंग जो आपके पेपर में आएगा, मैं इसको अच्छे से कराऊंगा, और मैं बोलूंगा कि सारे बच्चे इधर आएंगे, एक शीट ऑफ पेपर दूंगा, सबसे ड्राफ्ट बनवाना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ड्राफ्टिंग आपको आना चाहिए। आगे चल के आप एडवोकेट बनोगे, तो ड्राफ्टिंग में एक डीड बनवाने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे, तो उसकी नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना नवीन। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस बार एमसीक्यू होगा, ठीक है ना। मैं इतनी श्योरिटी दे रहा हूँ, इस बार एमसीक्यू मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब आगे मर्जी है, ठीक है ना। अब देखो, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना बेटा। बेसिकली इसमें देखो 5 आते हैं मोड ऑफ क्रिएशन: एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, रेक्टिफिकेशन, एस्टोपल और नेसेसिटी। मैं एक बार इसकी समरी बता देता हूँ, फिर इसके आगे अंदर का हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज मैं जो पढ़ाऊंगा ना बेटा, मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा, अंदर से आपको खुद होमवर्क करके पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि कोर्स मैं करा दूं थोड़ा जल्दी, ठीक है ना। देखो, एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है आपका? एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है बाय रिटर्न एंड ओरल, ठीक है ना। एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है? एजेंसी क्रिएटेड बाय द मोड ऑफ रिटर्न और ओरल। क्लियर है सबको? देवेंद्र, सीमा, सबको क्लियर है नवीन? यस सर। इसके बाद आता है इम्प्लाइड एग्रीमेंट। इस ये वर्ड आपको पता होना चाहिए बेटा, आप एडवोकेट बनने वाले हो, क्या एक्सप्रेस इम्प्लाइड क्या होते हैं, ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन नहीं होती लाइफ में,
इम्प्लाइड एग्रीमेंट क्या होता है? बाय द एक्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना। एक्सप्रेस क्या होता है? ओरल या लिखित। और इम्प्लाइड क्या होता है? लॉ के टर्म्स में हमने एजेंसी को अपॉइंट कर रखा है, ठीक है ना। लॉ के टर्म्स से हमने एजेंट को अपॉइंट कर रखा है बाय द एक्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, आपका एडवोकेट, ये सब कहते हैं कि आपको इंटर्नशिप कराना है। आप किसी भी प्रोफेशनल बॉडी में चले जाइए, चाहे वो डॉक्टर की फील्ड क्यों ना हो, ठीक है ना। हर प्रोफेशनल बॉडी कहते हैं आपको एक इंटर्नशिप अपॉइंट कराना है, जिसको आपको काम सिखाना है एज अ ट्रेनिंग पर्पस। तो ये आपका क्या कहलाया जाता है? इम्प्लाइड एग्रीमेंट। क्लियर है यहां तक? आगे चले हम। इसके बाद आता है एजेंसी बाय नेसेसिटी। एजेंसी बाय नेसेसिटी कहने का मतलब है कि जैसे कि आपका एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना। एजेंसी बाय नेसेसिटी, ठीक है ना। नेसेसिटी, नेसेसिटी जैसे हमने नेसेसरी, एक मिनट, एक मिनट, मैं इसको आगे ही कर देता हूं बेटा, ठीक है ना। हम्म। इसमें देखो, नेसेसिटी कहने का मतलब है आपका, नेसेसिटी का मतलब होता है क्या बेसिकली? सपोज एक पार्सल आया, ठीक है ना। पार्सल आया और आपके घर पे छोड़ के चला गया, ठीक। आपके घर पे अब चला गया वो पार्सल छोड़ के, आपके पड़ोसी तब उस समय थे नहीं, ठीक है ना। जिसका पार्सल ओरिजिनल था, तब वो पर्सन था नहीं जिसके लिए पार्सल डिलीवर किया गया। तो उसने क्या बोला? आप पार्सल रख लीजिए। अब मैंने सेकंड पर्सन का पार्सल अपने पास रख लिया। अब मेरी ड्यूटी है, नेसेसिटी है कि मैं एक तरह से एजेंट अपॉइंट हो गया, ठीक है ना। किसका? अपने नेबर का, जिसके लिए पार्सल आया था। अब मुझे उसके पार्सल को वापस करना पड़ेगा जब वो मुझसे मांगेगा। तो एजेंसी कैसे क्रिएट किए जाते हैं? नेसेसिटी टर्म्स के टर्म में। क्लियर है? इसके बाद आता है एजेंसी बाय एस्टोपल, ठीक है ना। मैं ऊपर से समझाना, फिर अंदर से पढ़ते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। एजेंसी बाय एस्टोपल बेसिकली क्या होता है? जैसे मैं किसी दुकान में सामान लेने के लिए जाता हूं, ठीक है ना। सपोज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में सामान लेने के लिए गया। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे सामान लेने के लिए गया, तो वहां देखता हूं कि सारे के सारे एम्प्लॉयज हैं आपके, ठीक है ना। वो किसी काम में बिजी हैं, किसी काम में बिजी है। तो मैं एक पर्सन से अप्रोच करता हूं और एक हीटर परचेज कर लेता हूं, ठीक है ना। मैंने हीटर एक पर्सन से परचेज किया। अब मैंने जिस पर्सन से हीटर को परचेज किया, वो ना वहां का वर्कर है, ना कोई एम्प्लॉय है। बस वो वहां पे आया करता था, उसको सब कुछ पता था, मतलब दुकान के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सब कुछ आइडिया था। तो इस केस में क्या कहा जाएगा? एजेंसी बाय एस्टोपल, आ एजेंट appointed to represent something or to represent or to give something on behalf of its principal, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है? इसके बाद आता है एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन टू एक्सेप्ट लेटर, ठीक है ना। जैसे आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है। तो इसके कीवर्ड्स को लर्न कर लेना है, पेपर मोड्स ऑफ पेपर के मोड से। टू रिप्रेजेंट, टू एक्सेप्ट लेटर, टू एक्सेप्ट लेटर यानी कि कोई काम पहले हो चुका है और बाद में हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट कुछ हो रखा है, उसको बाद में एक्सेप्ट करना, उसको क्या बोला जाता है? एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन, ठीक है ना। तो देखो बेटा, एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या होती है आपकी? वर्ड स्पोकन रिटर्न में। इम्प्लॉयड अथॉरिटी क्या होती है? मैंने आपको बताया, जब आप किसी प्रोफेशनल बॉडी में जाते हैं और आपको इंटर्नशिप अपॉइंट किया जाता है, जैसे आप एडवोकेट बनेंगे, अपना सर्टिफिकेट लेंगे, तो किसी लॉयर के अंदर अपने आप को रजिस्टर करेंगे। अब लॉयर के अंदर रजिस्टर करेंगे तो कितने टाइम पीरियड चाहिए? मेरे हिसाब से मिनिमम 6 मंथ, मिनिमम कम से कम 6 महीने काम तो करना ही चाहिए, ठीक है ना। काम करते समय हमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, वो भी जरूरी होता है। अब क्या क्या चीजें सीखे? जैसे कि हमारा ड्राफ्टिंग टॉपिक है, तो ड्राफ्टिंग में सेल डीड, हाउ टू रिप्रेजेंट इन कोर्ट, ठीक है ना। ये सारे के सारे प्रोफेशनल ड्यूटी को परफॉर्म करना होता है इन इंटर्नशिप टाइम पीरियड। क्लियर है? किसी के पास बेटा कोई जॉब करता अगर नहीं है उसके पास, तो मिनिमम 3 मंथ्स तो वो अंडर काम करे ही करे। क्लियर है यहां तक? इसके बाद आता है आपका एजेंसी बाय
एस्टोपल, एजेंसी बाय एस्टोपल में क्या होता है कि एजेंट है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है और उसको विदाउट एनी अथॉरिटी, ठीक है ना, डन एक्ट। देखो सेकंड पॉइंट है, व्हेन एन एजेंट हैज विदाउट अथॉरिटी, कोई एक्ट करता है किसके बिहाफ पे, थर्ड पार्टी के बिहाफ पे, ठीक है ना, द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय सच एन ऑब्लिगेशन। इसका कहने का मतलब, एस्टोपल का मतलब क्या होता है बेटा, टू रिप्रेजेंट टू अदर पार्टीज, ठीक है ना। इसमें ये एग्जांपल से समझाए कि मिस्टर ए अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहा है थर्ड पार्टी को वर्ड और कंडक्ट से, और बी उसका एजेंट है। फिर बाद में क्या पता चलता है, थर्ड जो बी है उसने थर्ड पार्टी से एक तरह से डीलिंग कर लिए। अब इसमें ए एजेंट का रिप्रेजेंटेशन पता चल रहा है, ए परमिट नहीं करेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब एस्टोपल का सिंपल यही है बेटा, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मैं किसी दुकान में गया इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैंने कोई हीटर परचेज किया, मैंने जिस पर्सन से परचेज किया वो वहां का एम्प्लॉय वर्कर नहीं है, उसने मुझे हीटर दे दिया। बाद में उस हीटर में कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो मैं इस दुकान के पास जाता हूं, तो दुकान के पास जाने के बाद मुझे पता चलता है कि वो जो हीटर है, ठीक है ना, हीटर जो मैंने परचेज किया था जिस पर्सन से, वो दुकान में काम करता ही नहीं। तो इस केस में जो जिसने मुझे हीटर सेल किया है, जो एजेंट की तरह काम किया है, जिसने एजेंसी बाय एस्टोपल काम वर्क परफॉर्म किया था जिस थर्ड पार्टी ने, वो लायबल नहीं होगी, ठीक है ना, कोई कॉज या डैमेज के लिए। क्लियर है। इसके बाद आता है एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन बेसिकली होता क्या आपका, इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट लेटर, ठीक है ना, बाद में एक्सेप्ट करना है। कोई आपकी परफॉर्म ड्यूटी परफॉर्म पहले हो चुकी है और उसको बाद में हम एजेंसी उसका बनाया जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर एक सटीक एग्जांपल है हम, तो ऐसे समझ सकते हैं हम, देखो ध्यान से समझना, कि पहले किसी पार्टी को अपॉइंट करना चाहिए था, उस समय हमने उसके पार्टी को अपॉइंट नहीं किया, बाद में एक महीने बाद अपॉइंट करके उससे काम करवा रहे, ठीक है ना। जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है ना, आपको क्लासेस की नीड दिसंबर में थी, ठीक, दिसंबर में क्लासेस ना होकर आपकी जनवरी में क्लासेस हो रही है, तो मैं क्या हूं, एक तरह से एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन हूं, मैंने बाद में उसको एक्सेप्ट किया और बीइंग अ एजेंट ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूं। क्लियर है बेटा। सीमा, देवेंद्र, नवीन, किरण, क्लियर। आगे चलूं मैं। यस। ठीक है ना नवीन, चलूं बेटा आगे मैं, कोई डाउट है इस टॉपिक में आपको? इसके बाद आता है, देखो ये जो एजेंसी बाय एसेंशियल ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन, इसको आप रीड कर लेना खुद से, ठीक है ना। इसके बाद आता है एजेंसी बाय नेसेसिटी। एजेंसी बाय नेसेसिटी कहने का मतलब क्या है कि एक पर्सन, उसने अपने हॉर्स को रेलवे को दे रखा है, अब डेस्टिनेशन में जाते जाते घोड़ा अपने जगह, मतलब डेस्टिनेशन में जा रहा है जहां से जाना है, वहां पे उसे कोई पिक करने वाला नहीं, तो रेलवे अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एज अ बीइंग अ एजेंट परफॉर्म करेगा उसकी प्रोटेक्शन के लिए। सिंपल सी बात है, आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना। एक पर्सन ने हॉर्स सेंड किया रेलवे से, अब उसके डेस्टिनेशन में उसको कोई रिसीव करने वाला है नहीं, तो रेलवे कंपनी बीइंग एन एजेंट परफॉर्म ड्यूटी करेगी, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है वाइफ एज एन एजेंट। ये नेसेसरी के लिए बेटा, ठीक है ना, ये भी सेम नेसेसरी के लिए। अब एक मिनट रुको, अब होता है ड्यूटीज में, देखो आप ड्यूटी ऑफ एजेंट की क्या है, हम इसको ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रिंसिपल बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए ड्यूटी एजेंट को अपॉइंट किया जाता है। एजेंट इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज और एनी अदर वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है ना। एजेंट is bound to conduct the business of his principal according to the direction given by the principal, ठीक है।
मान लो अगर एजेंट की वजह से कोई लॉस आ जाता है, ठीक है ना, तो उस केस में भी प्रिंसिपल लायबल है, और अगर प्रॉफिट आता है तो उस केस में भी प्रिंसिपल लायबल रहेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या बोला जाता है ड्यूटीज ऑफ एजेंट में, कि जो एजेंट हमने अपॉइंट किया उसके उसको पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर स्किल होना चाहिए। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे बेटा हम एडवोकेट की पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, आप बीइंग इंटर्नशिप अगर किसी लॉ फॉर्म में लगेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी, ठीक है ना। जैसे आपसे ड्राफ्ट बनवाया जाएगा तो आपको पता होगा कि प्लांटिफ क्या है, डिफेंडेंट क्या है, जजमेंट क्या है, डिग्री क्या है, ठीक है ना, ये वर्ड आपको पता होंगे। तो बेसिकली जो एजेंट आप अपॉइंट करे जा रहे हैं, एजेंट को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। किसकी? किस चीज के एजेंट को पूरी नॉलेज होनी चाहिए? हमारे एजेंट को पूरी नॉलेज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की, ठीक है ना। जैसे इसमें एक एग्जांपल से समझाया है कि एक एजेंट है, उसको बेचना है गुड्स क्रेडिट पे। किसको? बी को। अब उसके पास कोई भी बी की नॉलेज नहीं है कि बी सॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंट है। अब सेल के बेचते समय उसको पता चलता है कि जो बी है वो तो इंसॉल्वेंट है, वो तो पे ही नहीं कर सकता अमाउंट। तो अब इस केस में क्या करा जाएगा कि जो एजेंट है वो प्रिंसिपल को कंपनसेट करेगा लॉस के लिए, ठीक है ना, अगर कोई लॉस आता है। इसके बाद देखो आप, एजेंट के जो प्रिंसिपल है, एजेंट की जो ड्यूटीज है, उसमें थर्ड पॉइंट आता है एजेंट का अकाउंट, ठीक है ना। अब एजेंट का अकाउंट कहने का मतलब है, जैसे आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, आपने कोई ड्यूटी परफॉर्म की है, तो आपका प्रिंसिपल आपसे उसके इंक्वायरी पूछ सकता है, कि आपसे पूछेगा कि बेटा आपने क्या काम किया है पूरे टाइम पीरियड में, पूरे एक दिन में क्या काम किया, मुझे अकाउंट को शो करो। वो अकाउंट कैसा हो सकता है? सपोज आपने कोई डीड बनाया, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट की नॉलेज ली, ठीक, ये सारे अकाउंट में काम आते हैं। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आता है एजेंट ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, ठीक है ना। हर एजेंट की ड्यूटी है कि वो अपने प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करेगा और पूरी की पूरी डे टू डे इंफॉर्मेशन बताएगा कि उसने क्या टास्क परफॉर्म किया विद इन अ डे, पूरे एक दिन में उसने क्या क्या ड्यूटीज और टास्क परफॉर्म किया एक दिन। इसके बाद आता है आपका एजेंट, देखो एजेंट अकाउंट, एजेंट इज फॉर हिज ओन अकाउंट, है ना, ऐसे हम समझेंगे। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल, इसमें बोला गया है कि, है ना, इसमें क्या बोला गया है कि प्रिंसिपल चाहे तो चेंज कर सकता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकता है, ट्रांजेक्शन को चेंज कर सकता है। अब इसके बाद बोला गया फिफ्थ सिक्स पॉइंट, नॉट टू डील ऑन हिज अकाउंट। अगर एजेंट को पूरी नॉलेज है प्रिंसिपल की, ठीक है ना, तो इस केस में प्रिंसिपल उससे क्लेम कर सकता है कोई भी बेनिफिट। इन सिंपल वर्ड क्या कह सकते हैं कि एजेंट नॉट टू डील इज ओन हिज अकाउंट, यानी कि एजेंट कैन नॉट प्रॉफिट, एजेंट को काम कर रहा हूँ, मुझे सारा का जो टास्क काम करना है, नहीं कर सर साउंड साउंड क्लियर नहीं है। रहा। साउंड आ रही है? मेरी तो गुटी भी वॉइस बहुत ज्यादा। सर आपकी वॉइस कट रही है। वॉइस कट क्यों रही है भाई? एक मिनट बेटा, एक मिनट बस। अच्छा मैं आप सबसे पूछता हूँ बेटा, तब तक साउंड की मुझे पता में आपका कमाल होता है बेटा दविंदर? सर आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, बहुत ब्रेक होके आ रही है।
एक मिनट बेटा बस। ये एक मिनट। हम्म। अब वॉइस आ रही बेटा सबको मेरी? देवेंद्र, वॉइस क्लियर है बेटा? सीमा मेरी? अभी ठीक है सर। हाँ जी ठीक है ना? सर, आ ठीक रही है। है। अब मेरा एक क्वेश्चन है बेटा आपसे कि प्रिंसिपल के कॉन्ट्रैक्ट में क्या आपका एजेंसी इन्वॉल्व हो, वो प्रिंसिप ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में आपका कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है? मेरा ये क्वेश्चन है बेटा। नो। वेरी गुड सीमा, रीजन? ये तो फॉर्म की जा सकती है ना कि हम्म। कंसिडरेशन एजेंट को जैसे हमने मिलना चाहिए, बट कंसिडरेशन। एजेंसी क्रिएट हम्म। करने के लिए नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड। वेरी गुड। ये एमसीक्यू में आ रखा है क्वेश्चन आपका, ठीक है ना? बेसिकली जो आपका ये एजेंसी है, ठीक है ना, एजेंसी बाय नेसेसिटी हमने अभी टॉपिक किया, ठीक है ना? तो इसमें जो हॉर्स हमने एग्जांपल पढ़ा था, रेलवे डिपार्टमेंट हॉर्स को अपने पास रख रहा है क्योंकि उसको कोई लेने के लिए नहीं आया। तो इस केस में क्या उसको कोई कंपनसेशन दिया जाएगा? रेलवे डिपार्टमेंट को नहीं दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कई कई बार आपका कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में। इसके बाद देखो हम ड्यूटीज पढ़ सर, रहे थे। हाँ बोलो बेटा। और वो घोड़ा मर गया तो? घोड़ा मर गया तो उसमें रेलवे डिपार्टमेंट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ठीक है ना? उसमें वो जो जिसके पास भेज रहा है उसकी उसकी उस पे, जैसे कि जो भेज रहा है, ठीक है ना, जो जिसने भेजा और जो रिसीव करा है, उन दोनों के बीच की बात है बेटा, ठीक है ना? फिर ये आपका बेलमेट में आ जाता है, बेलर और बेली वाला, ठीक है ना? इसमें लायबल कौन होगा? जो भेज रहा है, ठीक है ना रिंकू? जो भेज रहा है वो लायबल है। अब मर गया, उसको देखना चाहिए था, उसको ध्यान रखना चाहिए था। सपोज अगर वो भेज रहा है अपने घोड़े को, तो एक बंदे को साथ में भेजना चाहिए था, ठीक है ना, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। आया समझ में रिंकू? हाँ सर। अब देखो इसके बाद आपका आता है ड्यूटीज ऑफ एजेंट, हमने पढ़ा, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं इसे। प्रिंसिपल के बिजनेस को कंडक्ट करता है कौन? एजेंट करता है। एजेंट के पास एक स्किल और स्किल होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एजेंट को अकाउंट, एजेंट का एक अकाउंट प्रॉपर होना चाहिए। एजेंट को कम्युनिकेट करना चाहिए प्रिंसिपल के साथ, ठीक है? एजेंट अपने खुद के अकाउंट में डील कर सकता है, ठीक? एजेंट खुद से प्रॉफिट सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बना सकता है, क्लियर? उसको असाइन किया गया है किसके लिए? ड्यूटी और परफॉर्म के लिए, प्रिंसिपल के, ठीक है ना? इसके बाद एजेंट ड्यूटी टू पे द सम रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। अब देखो बेटा, अब आते हैं इसके राइट्स ऑफ एजेंट, ठीक है ना? ड्यूटीज एंड राइट्स है, इसको जल्दी से कवर करते हैं हम। राइट ऑफ रिटेन आउट ऑफ सम रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट, ठीक है ना? इसका कहने का मतलब है सिंपल, जैसे मैंने आपको समझाया, आप किसी के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आपका एक एज अ एजेंट आपका एक अधिकार बनता है कि आप उससे रेम्युनरेशन की डिमांड कर सकते हैं प्रिंसिपल से। उससे आप बोलेंगे कि मेरा आने जाने का किराया लगता है, ठीक है ना, मैं तेरे लिए कुछ काम कर रहा हूं तो तू मुझे कुछ रेम्युनरेशन उसका देगा, ठीक है ना? तो इस केस में आपको यही समझाया, राइट ऑफ रिटेन आउट ऑफ सम रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट, यानी कि आपको कुछ एडवांस अमाउंट या फिर आपको एक्सपेंसेस पे किए जाएंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है राइट ऑफ रेम्युनरेशन। आप किसी के अंदर काम करें तो रेम्युनरेशन की डिमांड कर सकते हैं, ठीक है ना? इसके बाद आता है एजेंट नॉट एंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्टेड। सपोज आपने पूरा का पूरा काम ही गलत कर दिया, ठीक है ना? जैसे आप किसी के एडवोकेट के अंदर काम करें, आपने ऐसी ड्यूटी परफॉर्म की,
कि आपके एडवोकेट को लॉस बियर हुआ या उसका बार काउंसिल से नंबर छीन लिया गया, तो इस केस में आपका क्या होगा बेटा? इस केस में क्या होगा देखो आप, इस केस में आपको कोई भी रेमुनरेशन दिया नहीं जाएगा, या फिर आपने कोई मिस कंडक्ट परफॉर्म किया अपने बिजनेस में, ठीक है ना, आपने किसी को मतलब किसी के साथ कोई गलत व्यवहार किया, या फिर किसी को किसी की थेफ्ट किया, चोरी की, ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना, सिंपल सा। इसके बाद लेन आता है। लेन का मीनिंग क्या होता है शेशांक? देवेंद्र, सीमा बताओ बेटा, लेन का मीनिंग क्या बोलोगे टू आप? लेन सीज, होता है, हाँ वेरी टू गुड, सीज कुछ। सीज, वेरी गुड, एकदम परफेक्ट हो दिया है मीनिंग। सीज करना, ठीक है ना, जब्त करना, ठीक। लेन ऑन गुड्स, अब देखो इसको पढ़ते हैं, लेन ऑन गुड्स क्या क्या है। कि कई कई बार क्या होता है कि एजेंट है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया कि हॉर्स हमारा रेलवे के पास चला गया, अब रेलवे वाले ने हॉर्स को अपने पास रखा जब तक उसको लेने वाला कोई आता नहीं, उसका फाइंडर उसको लेने के लिए आता नहीं है। तो इसको इस केस को ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है ना, ध्यान से समझना। इस केस में हम, जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो गुड्स को लेन कर रहा है एक तरह से, ठीक है ना। जो एजेंट है रेलवे डिपार्टमेंट क्या आपका एजेंट बाय नेसेसिटी है, ठीक है ना। अब इस केस में जो रेलवे है वो गुड्स को लेन कर रहा है, यानी कि अपने अंडर सीज कर रहा है, ठीक है ना। इसमें देखो आप, जब जब एजेंट के पास कोई गुड्स होता है वो गुड्स को लेन कर सकता है जब तक उसकी उसकी रेमुनरेशन या फिर एक्सपेंस से लाइबल नहीं किए जाएंगे, उसके पे नहीं किए जाएंगे एक्सपेंसेस या फिर रेमुनरेशन। सेकंड पॉइंट में बोला है जब अगर अनपेड सेलर है, हम पढ़ेंगे बेटा राइट्स ऑफ अनपेड सेलर में। बेसिकली राइट ऑफ अनपेड सेलर में तीन ही आते हैं। राइट ऑफ लेन, राइट ऑफ लेन कहने का मतलब होता है गुड्स को जब्त कर लेना। सेलर गुड्स को जब्त कर सकता है जब तक उसको पेमेंट बायर से नहीं मिलती। सेकंड आता है राइट्स ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है ना, मतलब कि हम गुड्स जब तक पहुंच रहा है उससे पहले उसको जब्त करा ले, ठीक है ना। हमें पता है बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो गुड्स इन ट्रांजिट, ट्रांजिट यानी कि गुड्स के जाते जाते उसको पोजेस सीज करा ले। फिर थर्ड पॉइंट आता है राइट ऑफ रीसेल, हम गुड को रीसेल कर सकते हैं हमें जब तक पेमेंट बायर से नहीं मिले। तो इसमें भी ये सेम बोला गया कि अगर आपका अनपेड सेलर है, ठीक है ना, तो उसके पास एक पूरा राइट है गुड्स को स्टॉप करने का। क्लियर है? यहां तक डाउट क्लियर है बेटा सबका? अब इसके बाद देखो राइट टू इंडेमनिटी, ठीक है ना। राइट टू इंडेमनिटी में देखो ध्यान से समझेंगे हम। राइट टू इंडेमनिटी में जो एजेंट है वो अपने आप को प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट अपॉइंट होता है, ठीक है ना। अब एजेंट की सारी इंडेमनिटी ड्यूटीज है कि वो सारे के सारे चार्जेस एक्सपेंसेस लाइबल किसके लिए बियर कर रहा है? प्रिंसिपल के लिए कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, अब आता है आपका लाइबिलिटीज, ठीक है ना। देखो बेटा लाइबिलिटीज में मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। लाइबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट टू द थर्ड पार्टी। कई कई बार प्रिंसिपल लाइबल होता है और कई कई बार एजेंट लाइबल होता है। अब देखो प्रिंसिपल कब कब लाइबल होगा, ठीक है, जब एजेंसी अथॉरिटी से एक्सीड हो रही है, ठीक है ना। एजेंट और प्रिंसिपल अलग अलग काम कर रहे हैं, तब कौन लाइबल होगा आपका? प्रिंसिपल लाइबल होगा। सेकंड, प्रिंसिपल ने एक नोटिस दे रखा है एजेंट को, ठीक है। थर्ड आपका लायबिलिटी ऑफ इंटेंडेड एजेंट, यानी कि जो एजेंट है एक पर्सन है उसने हिमसेल्फ को रिप्रेजेंट किया है कि उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होगी, ही हैज नो लायबिलिटी, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेना आप। लायबिलिटी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड बाय, यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट कब अलग होंगे, यानी कि प्रिंसिपल कब लायबल होगा? जब एजेंट कोई कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है ना। एजेंट ने कोई अनऑथराइज एक्ट किया तब भी कौन लायबल होगा? आपका प्रिंसिपल लायबल होगा। क्लियर है? इसके बाद प्रिंसिपल का कोई नाम नहीं है, नेम है, तो इसमें एजेंट की एक ड्यूटी है कि वो सारी के सारे
प्रिंसिपल के एग्जिस्टेंस को डिस्क्लोज करेगा, ठीक है ना, तो इस केस में प्रिंसिपल क्या होगा, लायबल हो जाएगा। और कई के और फिर आता है एजेंट एक गुड फेथ में अपने आप को एग्जिस्ट करता है और एजेंट इनकॉम्पिटेंट है तो भी प्रिंसिपल लायबल रहेगा, ठीक है ना। जैसे माइनर का केस पढ़ा था हमने, माइनर में क्या करा, अपॉइंट तो कर सकते हैं पर वो हमारे माइनर को जैसे एजेंसी में अपॉइंट तो कर सकते हैं पर वो आपके ड्यूटीज और परफॉर्म को लायबल नहीं रहेगा, तो इस केस में कौन लायबल, आपका प्रिंसिपल लायबल है। अब देखो कुछ केस है जिसमें आपका एजेंट लायबल रहेगा, ठीक है ना। कब कब रहेगा, जब एजेंट की ड्यूटीज थी परफॉर्म करने का पर वो एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर रहा, कुछ फैक्ट्स और इवेंट्स को डिस्क्लोज नहीं करता एजेंट, तब एजेंट आपका लायबल है, ठीक है ना। जब एजेंट फॉरेन प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है तब भी एजेंट लायबल रहेगा, ठीक है ना। किसी एक एजेंट खुद से अपने साइन कर रहा है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि एजेंट अपने सीक्रेट प्रॉफिट बना रहा है, तो इस केस में कौन है, आपका एजेंट लायबल रहेगा, ठीक है ना। एजेंट ने देखो आप फॉरेन सेवनियर्स और एम्बेसडर के खिलाफ कोई केस स्यू नहीं कर रखा तब भी आपका एजेंट लायबल रहेगा। ट्रेड और कस्टम में भी आपका एजेंट लायबल रहेगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा आपका टॉपिक आता है टर्मिनेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ठीक है ना। टर्मिनेशन जैसे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था, ठीक है ना, नोवेशन, रेमिशन, रिसिशन, ये सारे टॉपिक कवर किए थे हमने डिस्चार्ज में, सेम आपका टर्मिनेशन में। अब देखो एजेंसी की टर्मिनेशन कब हो सकती है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हमारा टाइम पीरियड खत्म हो गया, ठीक है ना, जब आप किसी के अंडर एजेंट अपॉइंट किए जाते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है दोनों के बीच में, ठीक है ना। उस अंडरटेकिंग, बेसिकली वो अंडरटेकिंग होता है, अंडरटेकिंग में क्या बोला जाता है कि आपको मेरे अंडर 1 साल 2 साल 6 महीने काम करना है। अब जब टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो आप उसके यहां से काम छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो बाय द एक्ट ऑफ पार्टी म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी कि दोनों पार्टीज की समझौते से आप क्या कर सकते हो, एजेंसी को छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल, रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल कहने का मतलब है, देखो आप समझना कि आपकी अथॉरिटी परफॉर्म हो ही नहीं रही है, ठीक है ना। अथॉरिटी परफॉर्म हो ही नहीं रही है मतलब कि आप कोई काम कर ही नहीं रहे। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा हम, कि ए ने बी को ऑथराइज किया है कि वो 1000 कॉटन ए को देगा और ए बदले में उसको ए ने ऑथराइज किया बी को कि एक ए बी को क्या करेगा, 1000 कॉटन बेल यानी 1000 बेल्स ऑफ कॉटन प्रोवाइड करेगा। अब बी इन रिटर्न उसको क्या करेगा, ए को अमाउंट पे करेगा, ठीक है ना। बी ने क्या करा, 1000 कॉटन को बाय कर लिया, ठीक। अब बाय करने के बाद बी तो लायबल है, बी इज पर्सनली लायबल फॉर द प्राइस, बट ए कैन नॉट रिवोक बी अथॉरिटी एज फोर एज रिगार्ड द पेमेंट फॉर द कॉटन, यानी कि इस केस में भी आपका जो ए है वो बी के अथॉरिटी को बदल नहीं सकता, रिवोक यानी कि बदल कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो सिंपल बेटा हम समझेंगे रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल से कि नहीं कि आपकी ड्यूटी जो अथॉरिटी परफॉर्म नहीं हो रही तो आपकी एजेंसी बंद, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप रिवोकेशन है रिनोसेशन में भी एक्सप्रेस, और जो रिन्यूएशन है वो कैंसिलेशन ही है बेटा। कोई डैमेज अगर हुआ तो आप अपनी एजेंसी को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने अपने अंडर किसी एजेंट को रखा, बार बार आपके बिजनेस में लॉस आ रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, एजेंट को हटा देंगे, सिंपल सी बात है। या बार बार एजेंट ऐसा एक्ट कोई परफॉर्म कर रहा है जिससे आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है तो आप अपने एजेंट को हटा सकते हैं। क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। अब देखो एक टॉपिक आता है आपका सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ये किसी को पता है बेटा, सीमा, देवेंद्र, किरण, शशांक, किसी ने टॉपिक ये पढ़ा है, सब एजेंट और एजेंट सब्सिट एजेंट अपनी हेल्प के लिए आगे कोई रख ले तो वो सब एजेंट हो जाता है, और उसके प्लेस पर कोई काम करे तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्लियर है। मैं इसको बेटा ऐसे समझाता हूं, ठीक है ना।
इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंस से समझेंगे, ठीक है ना। डिफरेंस कैसा, देखो आप ये वाला डिफरेंस, ठीक। इस डिफरेंस को अच्छे से समझना। पहला क्या है बेटा, देखो एक बार ध्यान से समझना, सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या समझाऊंगा आपको, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूटेड, देखो सिंपल सा मीनिंग हमें समझना है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और सब एजेंट में, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना, होता क्या है, जैसे मैंने किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपना वर्क दिया है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट कंपनी को बोला है मैं प्रिंसिपल हूं। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या है, मेरा एजेंट है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को मैंने बोला कि किसी पर्सन को हायर करो जो मेरे गुड्स को डिलीवर कर दे पंजाब, ठीक है ना। किसी ट्रक ड्राइवर को अपॉइंट करो जो मेरे गुड्स को डिलीवर कर दे। तो क्या जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो किसको हायर करती है, मिस्टर सी को, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट कंपनी मुझे क्या कहती है कि सर हम आपका काम नहीं कर सकते, पर एक बंदा है जो आपका काम कर सकता है, ठीक है ना। तो देखो एजेंट ने क्या बताया, एक सब एजेंट। अब सब एजेंट मेरा काम कर रहा है, यानी कि मिस्टर राम मेरे लिए काम कर रहा है। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कहने का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल कैन डेलीगेट और कंट्रोल ऑल द ड्यूटीज गाइडेड या गिवन टू द सब्स्टिट्यूट एजेंट। यानी कि मैं मिस्टर राम से कहूंगा कि आप मेरा सारा का सारा गुड्स डिलीवर कर दीजिए पंजाब, क्लियर। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का कहने का मतलब क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना। ही डेलीगेट, द प्रिंसिपल डेलीगेटेड और गिवन ऑल द कंट्रोल टू द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट फॉर डिलीवरिंग द गुड्स, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट प्रिंसिपल को स्यू भी कर सकता है, यहां तक क्लियर है ना बेटा। और इसमें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, ठीक है ना। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि काम होगा तो उसका उसका अमाउंट मिलेगा, काम नहीं होगा तो उसको उसका अमाउंट नहीं मिलेगा। यहां तक क्लियर है ना बेटा, देवेंद्र, सीमा, सबको, भगवती। यस सर। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट बेसिकली है क्या, सीमा आप बताएंगे एक बार मुझे। जैसे किसी एजेंसी ने किसी को काम हम्म दिया, प्रिंसिपल हम्म ने कोई काम दिया और उन्होंने आगे उसको दे दिया किसी को, हम्म। तो वो उनकी बिहाफ पे मतलब वो काम करे। मैंने किसी ऐसे ही समझ एजेंसी को आया सर। काम दिया, ठीक है ना बेटा, मैंने किसी एजेंसी को काम दिया, ठीक है ना सीमा। अब उस एजेंसी ने मुझे काम करने से मना कर दिया, वो एजेंट है उसने मना कर दिया, पर उसने मेरी हेल्प की कि आप इस पर्सन से काम करा दीजिए। आया समझ में बेटा, किसी और पर्सन को बोला कि आप इस पर्सन से काम करा दीजिए। तो मेरी डायरेक्ट डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन किसकी मतलब किससे होगी, उस पर्सन से होगी जो मेरा काम कर रहा है। मैं ट्रांसपोर्ट एजेंसी को तो भूल जाऊंगा ना, एजेंट को तो मैं भूल जाऊंगा। आया समझ में। तो यस सब्स्टिट्यूटेड यस यस। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है, जिसमें मेरा सारा कंट्रोल, दिमाग ध्यान से सुनना बेटा, सारा कंट्रोल सारी पावर मैंने किसको दे रखी है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को दे रखी है, क्लियर है। यहां तक क्लियर है देवेंद्र, शशांक, रिंकू, नवीन, मैं सबको। सर इसमें कुछ सबमिट करूं सर। हाँ सब्स्टिट्यूटेड बिल्कुल एजेंट जो होता है बिल्कुल। ना सर, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के द्वारा वो उसको डील करना होता है ना सर। हम्म अगर उसको लगता है कि हमारा एजेंट या सब एजेंट काम नहीं कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल के साथ उसकी डीलिंग होती है किसी भी काम को करने के लिए और लायबिलिटी वो लेने देने के लिए। उसका हम्म। बीच में सब एजेंट या एजेंट से कोई मतलब नहीं होता। हाँ वेरी गुड। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो होता है डायरेक्ट जो है प्रिंसिपल से मतलब वो डील करता है सर। वेरी वेयर गुड। एज सब एजेंट जो है वो एजेंट के द्वारा काम करता है, एजेंट के हाँ द्वारा एजेंट डिप्यूट के किया थ्रू, होता है सर। वेरी ये वेरी मेन गुड डिफरेंस उसका। हो सकता है मेरे नजरों में हाँ सर। हाँ बेटा एकदम करेक्ट पता है। जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेगा, और जो सब एजेंट होता है वो एजेंट के बिहाफ पे काम करेगा, ठीक है ना बेटा। वो प्रिंसिपल को नहीं जानता। आ गया समझ में। देखो इसको डिफरेंस आप अच्छे से समझ लोगे एक बार पढ़ोगे तो। अब देखो सब एजेंट क्या आता है, मेरे को अपने गुड्स को डिलीवर करना है, ठीक है ना। गुड्स को डिलीवर करना है किसको, वो पंजाब में डिलीवर करना है। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मिस्टर राम को, मिस्टर श्याम को अपॉइंट किया, ठीक है ना, मिस्टर श्याम को अपॉइंट किया। अब मिस्टर श्याम मुझे तो जानता नहीं, वो किसको जानता है, एजेंट को जानता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी को जानता है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट कंपनी से अपने पैसे लेगा। तो ध्यान से समझना, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट हैज डायरेक्ट
coordination with the principal, but sub-agent does not have direct coordination with the principal. He work under the direction of agent. यहां तक समझ में आ गया ना बेटा सबको? नवीन, रिंकू, क्लियर है? सब एजेंट और सब्स्टिट्यूट एजेंट एग्जाम में आता है क्वेश्चन। हाँ जी सर। आ गया रिंकू? फिर बताओ बेटा क्या होता है सब्स्टिट्यूटेड और सब एजेंट? सर सब एजेंट तो वो हो गया जो मतलब काम किसी और को देता है, और सब्स्टिट्यूट वाला वो हो गया जैसे दवाई होती है, दवाई का सब्स्टिट्यूट, यदि ये वाली नहीं है तो उसके बदले दूसरी वाली ले लो। तो ये क्या जो ड्राइवर दवाई, हाँ हाँ समझाओ दवाई वाला समझाओ। की तरह, जैसे दवाई का सब्स्टिट्यूट होता है उस तरह ही वाह रिंकू सब्स्टिट्यूट। वाह। रिंकू ने रिंकू बहुत ने अच्छा अच्छा, लिखा बहुत, है। कोई नहीं बता सकता। बहुत बढ़िया रिंकू। रिंकू ने बहुत अच्छे से समझा है। भगवती वॉइस आ रही है बेटा? है क्लास? भगवती है बेटा क्लास में अभी? रिंकू तुम्हें गोल्ड मेडल मिलेगा, एलएलबी टॉपर। प्लेटिनम। बताओ बेटा किरण, क्या होता है सब एजेंट सब्स्टिट्यूट एजेंट? किरण, भगवती क्लियर करो बेटा। शशांक आप बताओ सब एजेंट और सब्स्टिट्यूट एजेंट में डिफरेंस। सर जो सब्स्टिट्यूट एजेंट है ना, जैसे आपने बताया था कि कोई एजेंट है, अगर वो वर्क नहीं कर पा रहा है तो वो दूसरे एजेंट को प्रेफर कर देता है, हाँ वेरी गुड। ये सब्स्टिट्यूट हो गया। और जो सब तो एजेंट है, इसमें जो एजेंट है वो दूसरे, हाँ बोलो बोलो। जो सब्स्टिट्यूट, मेरा क्वेश्चन है भगवती आपसे कि जो सब्स्टिट्यूट एजेंट है वो किसके अंडर काम कर रहा है, प्रिंसिपल के कि एजेंट के बिहाफ पे? प्रिंसिपल के ना सर। वेरी गुड। और जो सब एजेंट है वो किसके बिहाफ पे काम करता है? एजेंट के। वेरी गुड। समझ में आ गया ना? अगर इसको एक एग्जांपल से समझूं, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मेरे को अपने गुड्स को डिलीवर करना है पंजाब में, ठीक है ना? तो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मिस्टर श्याम को अपॉइंट किया है कि ट्रक ड्राइवर है, मिस्टर श्याम के ट्रक ड्राइवर है। अब वो क्या करेगा? वो मुझे तो जानता नहीं भाई, वो तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को जानता है। तो किससे पैसा लेगा? वो ट्रांसपोर्ट कंपनी से लेगा। तो जो मिस्टर श्याम है वो मेरे लिए क्या है? सब एजेंट है। क्लियर है? इसमें प्रिंसिपल के साथ कोई कोऑर्डिनेशन रिंकू नहीं होता, ध्यान से समझना आप। अब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट कंपनी को मैंने बोला, ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या एजेंट, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कहा, हाथ खड़े कर दिए कि सर हम तो भेज नहीं सकते, पर हाँ हम दूसरे बंदे को बता सकते जो ये काम कर सकता है। तो उसने दूसरा बंदा बताया। दूसरा बंदा कौन था? हमारा मिस्टर राम। मिस्टर राम क्या कर रहा है? पंजाब में काम कर रहा है। तो मिस्टर राम मुझे जानता है, मिस्टर राम मुझे कॉल करके बोलता है कि सर मैं आपका काम कर दूंगा, मुझे इतने पैसे दे देना। तो इस केस में मिस्टर राम क्या हो गया? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में प्रिंसिपल का सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के साथ एक कोऑर्डिनेशन होता है, उसको अमाउंट पे करेगा, ठीक है ना, रियम्बर्स करेगा जो अमाउंट उसका लायबल है। बट सब एजेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। सब एजेंट में किसके साथ कोऑर्डिनेशन होती है? एजेंट के साथ होती है। आ गया समझ में बेटा रिंकू? कोई डाउट है? नहीं सर। पक्का आ गया ना रिंकू समझ में? अच्छा रिंकू, आपकी क्या बैक वो पेपर सारे क्लियर थे ना रिंकू आपके? हाँ सर, वो ठीक है पहले ना? दी, उसमें ग्रेस मिल गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन में दी अच्छा अच्छा। तो उसमें सर ग्रेस मिल एक्चुअली गया, ही इज द लेकिन बेस्ट सोच रहा टॉपर। हूँ री दे दूं। नहीं मत सोचो, सोचो मत तुम। शशांक तुम बकवास मत करो यार। बस बस बेटा, बस देखो, बस बातें नहीं। अब देखो हमने टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। अब मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आऊं बेटा। बताओ देवेंद्र, सीमा, इस टॉपिक को बेटा अच्छे से पढ़ना है। देखो मैं पीडीएफ है ना काफी हैवी पेज के दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सेकेंड ईयर में अच्छा स्कोर करें, और सेकेंड ईयर डिफिकल्ट है, मैं अभी भी हिंट दे रहा हूं। सेकेंड ईयर में आपके नंबर कम आ सकते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर के मुकाबले। तो थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर होके जाएंगे हम, ठीक है ना? हाँ। अब देखो बेटा, बेसिकली आपका ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ठीक है ना, इसको मैंने दिखा रहा, चलो इसको दिखा देता हूं, ठीक है ना?
देखना आप बेटा बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ठीक है ना, इसको मैं दिखा रहा हूँ, बस छोटा सा, इसको भी मैंने ग्रुप पे भिजवा दिया आपके, ठीक है ना, आपके नंबर पे भिजवा दूंगा मैडम के थ्रू। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ना 1930, ये बेसिकली 4 टॉपिक पे वो डिपेंड है। आपके 4 यूनिट क्या क्या है? सबसे पहला मीनिंग में क्या पढ़ेंगे? बायर और सेलर होता क्या है। सेकंड टॉपिक है आपका कंडीशन और वारंटीज, ठीक है ना। थर्ड टॉपिक क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। और फोर्थ टॉपिक क्या है? अनपेड सेलर। भगवती आपको क्लियर है ना हमें क्या क्या पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में? हाँ भगवती, जी सर। रिंकू, किरण, सबको क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं? हाँ जी सर। ठीक है ना। देखो मैंने इस नोट्स को ना प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है ना, ये बहुत सिंपलीफाइड है, 17 पेजेस के थे। आपको इसको ना पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। मैं एक्चुअली पढ़ाऊंगा किससे? मैं तो देखो बेयर एक्ट से पढ़ाऊंगा, मुझे तो बेयर एक्ट ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो हम बेयर एक्ट ही पढ़ेंगे, 44 पेजेस का। मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक्ट, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और पार्टनरशिप एक्ट 1932 छोटे टॉपिक है। मैं नेक्स्ट क्लास में से पूरा कंप्लीट बुक को कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न से इंपॉर्टेंट था, इसी के लिए मैंने इस पीडीएफ को चूज किया। ये पीडीएफ सबको क्लियर है ना बेटा? सीमा, देविंदर, यस सर, यस सर। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर? बेस्ट है ना बेटा ये पीडीएफ आपके लिए? बताओ बेटा देविंदर, बेस्ट है? रीडेबल है आपके लिए? हाँ हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है ना, अच्छा है ना। इस देखो आपके हेल्प के लिए कर रहा हूं मैं कि एमसीक्यू में सारे के सारे बच्चों के 80 से ऊपर ही नंबर आए, ठीक है ना। मैं चाहता हूं इस बार एक बच्चा 90 से ऊपर ले, टॉप कर ले पूरी यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। अब देखो आप वो कर भी सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इन ये जो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932 है, बेसिकली 4 टॉपिक पे, 4 यूनिट पे है, ठीक है ना। यूनिट 1 क्या बेटा? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में हम क्या पढ़ेंगे? बायर सेलर, ठीक है ना, बायर सेलर की मीनिंग, क्लियर है। उसके बाद कुछ डिफरेंस, अभी डिफरेंस दिखाऊंगा मैं, वो आपको होमवर्क में भी दूंगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड यूनिट है कंडीशन और वारंटीज। थर्ड यूनिट है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। फोर्थ यूनिट है राइट ऑफ अनपेड सेलर। इन चारों टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? राइट ऑफ अनपेड सेलर। क्लियर है? यहां तक हम आगे चले? चले देवेंद्र बेटा, कोई डाउट है किसी को? चलिए सर, आगे बढ़िए। शेशांक, डाउट है आपको बेटा? नहीं सर, अभी आगे नहीं बढ़िए है सर, आगे बढ़िए। ठीक है ना। शेशांक ये क्लियर है ना नोट्स सबके लिए बेटा? ये मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढता हूँ यार ये नोट्स, ठीक है ना। अब देखो आप सर फॉर्मेशन, मुझे प्रॉब्लम होगी, देवेंद्र जी समझा देते हैं सर। ठीक है बहुत ठीक है बढ़िया। ठीक है, अच्छी बात है बेटा आपकी कोऑर्डिनेशन बनी रहे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन से आज की तारीख में एक रेफरेंस जो है हमें आगे तक ले जाता है। अब देखो आप ये जो एक्ट आपका से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बोलूंगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बेसिकली आपका कब आया था? 1 जुलाई 1930, ठीक है ना। आपको लर्न करना है बेटा कि कब ये एक्ट एस्टेब्लिश हुआ था। ये पूरे भारत में एप्लीकेबल था, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ आया। कहने का मतलब है पहले आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया, फिर आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया, फिर आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 आया, ठीक है ना। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बेसिकली इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो आते हैं टॉपिक, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। अभी मैं इसको डिफरेंस से कराऊंगा, ठीक है ना बेटा। इसमें देखो बायर कौन होता है? जो गुड्स को बाय करता है। सेलर कौन होता है? जो गुड्स को सेल करता है, ठीक है ना। गुड्स क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी and include stock and shares, growing crops, grass, things attach and forming part of land, ठीक है ना। अब ध्यान देना इसमें गुड्स में क्या आता है? गुड्स कंसीडर ऑल द मूवेबल प्रॉपर्टी। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि गुड्स क्या आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है? मनी, स्टॉक, शेयर्स, क्रॉप, ग्रास, ये सब इंक्लूड
नहीं होंगे। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है ना। अब इसमें देखो बेटा, आपका जैसे ऑक्शनेबल क्लेम को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, मनी को इंक्लूड नहीं कर सकते, लाइव स्टॉक काव बफेलो कैट डॉग्स ये सारे क्या गुड्स है, क्या इन्हें मूव करा जा सकता है? बताओ बेटा शशांक, लाइव स्टॉक क्या सेल ऑफ गुड्स में आता है? बताओ बेटा किरण, रिंकू, लाइव स्टॉक कंसीडर अंडर एज अ गुड? आप गुड्स उसको मान सकते हैं लाइव स्टॉक को क्या? क्या सर क्या पूछे थे सर एक बार, मैं थोड़ा वो हो गया था। कोई नहीं बेटा, लाइव स्टॉक पहले बताओ होता क्या है शशांक? सर लाइव स्टॉक क्या होता है सर? अरे बेटा भेड़ बकरी। सर हाँ सर, हाँ भेड़ बकरी। काउ बफेलो कैट। हाँ अच्छा काफ अच्छा पहले मैं बच्चों से पूछता रहा तो बच्चों को लाइव स्टॉक पता नहीं होते, पता होना चाहिए। लाइव स्टॉक होता है काव बफेलो, या एक एसेट होता है, ठीक है ना। हमारे अकाउंट्स में ये यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो आप बताओ बेटा शशांक, देवेंद्र आप बताओ कि लाइव स्टॉक क्या आपका गुड्स है कि नहीं है हाँ गुड्स? जी गुड्स होगा सर। बताओ देवेंद्र, गुड्स है देवेंद्र? सीमा? हाँ हाँ सर, गुड्स है सर। यस सर। रीजन क्या है बेटा? सीमा रीजन क्या है, क्योंकि क्यों इनका गुड्स मानेंगे? खरीद बिक्री होता है सर इनका, ये इनका वो ट्रांसफर होता है, स्वामित्व ट्रांसफर होता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सीमा कोई और रीजन, लाइव स्टॉक को गुड्स क्यों मानेंगे? कोई और रीजन देना चाहें आप? बताओ सीमा बेटा। सर आप बताइए, नहीं आता। मैं तो मूवेबल ही बोलूंगा, सिंपल सा। मैंने क्या पढ़ा है बेटा, देखो ना सीमा एक बार, गुड्स आपका क्या है? मूवेबल, सिंपल सी बात है। तो क्या आप भेड़ बकरी काव बफेलो को मूव कर सकते हो, हिला डुला सकते हो? हाँ जी हिला डुला सकते हैं। तो या सिंपल सा लॉजिक मूवेबल। हुआ, ठीक है ना। लाइव स्टॉक इज कंसीडर एज गुड्स बिकॉज इट इज मूवेबल, ठीक है ना। अब देखो बेटा, पेटेंट कॉपीराइट गुडविल ट्रेडमार्क ये सब क्या होता है बेटा? देवेंद्र मेरे को पता नहीं बेटा, पेटेंट कॉपीराइट गुडविल ट्रेडमार्क क्या है? ये किस तरह का एसेट है? किसी ने पढ़ा हो कभी अकाउंट्स नहीं तो में? देख लो घड़ी ना। हाँ सर, ये बताओ। जो पेटेंट का मतलब ये है कि मैंने सर कोई एक प्रोडक्ट बनाया हम्म और मैं उसको रजिस्टर्ड करा लेता हूँ। मैं जो उसमें इंग्रेडिएंट्स है, जो फार्मूला लगे हैं, हम्म उस फार्मूले उस इंग्रेडिएंट्स को लगा के कोई उस तरीके का सेम वस्तु कोई ना बना सके, इस बात हम्म का अगर एक गारंटी हो जाता है अथॉरिटी की तरफ से लीगली, देन वो पेटेंट में कन्वर्ट हो जाता है सर। क्लियर है बेटा, पर मैं क्या एसेट मानूंगा बेटा? शशांक, सीमा, क्या एसेट मतलब है क्या मूवेबल। इसको? हाँ, ये इसको बेटा एसेट है ना सर, ये मेरी, मैं जिसको चाहूंगा उसको ही ये दे पाऊंगा, ये मेरी एसेट हो गई ना सर। ये मैंने कुछ चीज खोज किया, वो कोई और अपने से नहीं बना सकता ना ले सकता बिना मेरे दिए हुए, बिना मेरे बेचे हुए सर। तो वो मेरी देवेंद्र, एसेट हो गई वो विजिबल। अच्छा चीज एक तरीके से। विजिबल होगा। नो बेटा, रॉन्ग, विजिबल नहीं है सीमा। इट्स नॉट विजिबल सर। देखो कोई कॉमर्स और बैकग्राउंड का है हमारे बीच में क्या, कि सारे साइंस आर्ट्स के हैं बेटा? देवेंद्र, सीमा अपने आर्ट्स ले रखी थी। हाँ यस हाँ, सर। शशांक मैं आर्ट्स? साइंस वाला हूँ सर। अच्छा साइंस वाले। भगवती आपने आर्ट्स ले रखी थी कि कॉमर्स? आज सर। देखो बेटा, अगर कोई कॉमर्स स्ट्रीम का होता ना, मैं उससे अगर पूछता तो फटाक से आंसर दे देता है क्या होता है। हमारे कॉमर्स में एक वर्ड किया जाता है यूज, एक बैलेंस शीट होती है, ठीक है ना। बैलेंस शीट में बेसिकली एसेट एंड लायबिलिटीज होती है। तो जो पेटेंट कॉपीराइट गुडविल ट्रेडमार्क है आपके इनटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है ना। मैं यही पूछना चाहता था कौन से एसेट है। तो अगर आपसे पूछे, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा देवेंद्र, ये कोई बकवास की बात नहीं कर रहा। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं बेसिकली, जिसे आप देख या छू नहीं सकते सीमा, ठीक है ना। आपने बोला विजिबल नहीं, आप अगर इनविजिबल एसेट बोलते तो करेक्ट होता, ठीक है ना बेटा। इसे हाँ देखा जी नहीं जा सर, नाउ सकता, गॉट इट। या ठीक है ना। अब समझ आ गया देखो, सर। देखो मैं ध्यान से समझा देता हूँ पेटेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे कि आपकी चेतन भगत है, ठीक है ना। चेतन भगत अपनी बुक को पब्लिश करता है, अब बुक को पब्लिश कर रहा है, हर बुक पे से कुछ पेटेंट का अमाउंट मिलता रहेगा, ठीक है ना।
तो जो अमाउंट मिल रहा है उस चेतन भगत के लिए क्या है, कैसेट है। कॉपीराइट, कॉपीराइट जैसे मैंने आपके पढ़ा रहा हूँ, किसी का कंटेंट चोरी करके मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पर वो कॉपीराइट लगा सर सकता है। चेतन सर चेतन भगत जो बुक लिखा है उस पर कॉपीराइट होगा या पेटेंट होगा? वो तो पेटेंट, कॉपीराइट में पेटेंट, फॉल करेगा ना सर। पेटेंट, पेटेंट, पेटेंट होता है बेटा, पेटेंट। ठीक है ना, लॉयलिटी अच्छा, जिसे कोई कहते हैं, उसको पब्लिश लॉयलिटी। करता है तो हाँ, उसके जो उसको कंटेंट को कोई कोई अगर अगर विदाउट देखो 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 शशांक, समझना, कंटेंट को चोरी करने में कॉपीराइट आता है, पर पब्लिश करने में पेटेंट आता है। ओके मूल अधिकार पेटेंट है, और चोरी करना कॉपीराइट है। ठीक है ना शशांक। ओके, नाउ इट्स जैसे मैं क्लियर, नाउ यूट्यूब इट्स क्लियर। यूट्यूब चैनल में कोई किसी का गाना चला दिया, ठीक है ना, आप देखते होगे किसी पब्लिक शो में, तारक मेहता में गाना चलाते तो म्यूट कर देते हैं, वो कॉपीराइट होता है बेटा। ठीक है ना, कि कोई बंदा मेरे ऊपर कॉपीराइट का एक्ट ना लगा दे। फिर आता है बेटा गुडविल। अब एक्सपेक्ट एकेडमी जहां से आप ये एलएलबी कर रहे हैं, तो आपने कुछ तो देखा होगा, तभी तो आप एलएलबी कर रहे हैं। यानी कि यहाँ के आपने सर्विस देखी होगी, यहाँ के आपने गुडविल देखी होगी। गुडविल का मतलब होता है नाम। जैसे 1-2 साल में किसी ने नाम क्रिएट करा, ठीक है ना, जैसे एलएलबी यूनिवर्सिटी का नाम है, तभी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा हूँ। फिर आता है बेटा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, बेसिकली पेंटिंग और स्कल्पचर्स में यूज किया जाता है। ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग हो गया, ठीक है ना, मोनालिसा की पेंटिंग में ट्रेडमार्क लग रखा है कि इस पेंटिंग को सिमिलर कोई नहीं बना सकता बिना उसकी परमिशन लिए। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके इंटेंजेबल एसेट है, इसे लाइफ टाइम याद रखना बेटा। ठीक है ना कहीं यूज किए जाएंगे। ठीक है ना, आपके पास अगर कोई काम आता है आगे चल के एडवोकेट बनने के बाद, पेटेंट कॉपीराइट का, तो इससे मना मत करना, इसमें पैसा अधिक अधिक है पैसा। ठीक है ना, काफी पैसा है। अब इसके बाद आता है शिप। काम बेटा मैं एक बात कहूं, देखो काम है ना, कभी कोई मना मत करना अपनी लाइफ में, बेशक कुछ ना आता हो, यूट्यूब से पढ़ लो, ऑनलाइन देख लो। काम मना करोगे तो लाइफ में थोड़ा मेरा तो ये माना, मैं कभी काम के लिए मना नहीं करता। ठीक है ना, सीख के करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद देखो एक शिप है, शिप को क्या कंसीडर किया जाएगा, गुड्स कंसीडर किया जाएगा। ठीक है ना, अब इसके आगे चलूं बेटा मैं, ठीक है ना, मैं कोई 2 टॉपिक कराने थे आज। अब देखो आप, मूवेबल में आपका क्या आता है, मनी, ऑक्शनेबल, इमूवेबल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है ना, अब देखो एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटीजेंट गुड्स। ये इतने अच्छे नोट्स आप देख के भी पढ़ सकते हो बेटा इसे। ठीक है ना, सिंप्लीफाइड और अच्छे हैं। जो एग्जिस्टिंग गुड्स है इसमें स्पेसिफिक और जनरल गुड्स आता है। ठीक है ना, जैसे कि एक पर्टिकुलर पेंटिंग क्या स्पेसिफिक है, कोई 50 पेन में से एक पेन हो गया, वो क्या जनरल गुड्स हो गया। फ्यूचर गुड्स में क्या आया, जो मैं अगले साल बेचने वाला हूं। कंटीजेंट गुड्स में क्या है, एक एग्री, मतलब कि एक ऑनर से मैं पर्टिकुलर कंटीजेंट, आपको पता है बेटा कंटीजेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो किसी के हैपनिंग ना हैपनिंग से होता है, जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आपको रोड एक्सीडेंट हुआ तभी आपको उसका पैसा मिलेगा, तो क्या कंटीजेंट है। क्लियर है ना बेटा यहां तक। तो देखो आप, एक पर्सन है वो एग्री करता है बी को कार देने के लिए, तो इसमें क्या है, वो एक प्रेजेंट ओनर से उस कार को परचेज कर रहा है। ठीक है ना, आगे चल रहा हूं, दिक्कत तो नहीं है ना बेटा किसी को, क्लियर हो रहा है ना सबको। बताओ देवेंद्र, सीमा, रिंकू, यस नवीन। सर, हो रहा है। आगे चलू ना रिंकू, मैं डाउट तो नहीं है ना आपको। नहीं सर। ठीक है ना, अब देखो आप, प्राइस क्या है, प्राइस आपका एक कंसिडरेशन है फॉर सेल ऑफ गुड्स में। ठीक है ना, कोई भी आपका सेल परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा प्राइस का। तो मैं बेसिकली अगर आपसे पूछूं सीमा, देवेंद्र, शशांक, क्या कंसिडरेशन नेसेसरी है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, बताओ बेटा, आंसर करो। कंसिडरेशन इज नेसेसरी इन यस सेल ऑफ सर, गुड्स एक्ट। हाँ, वेरी गुड। यस सर। यस सर। आपका सामान बिकेगा ही तब जब आपका उसके ऊपर कोई प्राइस रखेंगे, क्लियर सी बात है। ठीक है ना, तो देखो एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, बार्टर सिस्टम सेल में नहीं आता। ठीक है ना, मैं अगर पूछूं बार्टर, पता है ना बेटा बार्टर क्या होता है, गाय की जगह दूध ले, गाय की जगह गेहूं ले लिया, वीट की जगह काव ले लिया, याद है ना मनी आने से पहले, उसे बार्टर बोलते हैं। कोई किसी ने मुझे गुड्स का यस सर। गिफ्ट किया है, किसी ने मेरे को गुड्स का गिफ्ट किया, तो वो सेल नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, कोई एक्सचेंज फॉर गुड्स ऑफ गुड्स कर रहा है, वो भी आपका सेल माना जाएगा। ठीक है, अलॉन्ग विथ प्राइस। अच्छा अच्छा,
देखो आप अगर गुड्स को गुड्स से बोला जा रहा है प्राइस के मीडियम से माध्यम से, जैसे मैं गया बेटा मेरे को बिस्कुट लेना है तो मैंने बिस्कुट लिया, तो क्या वो सेल माना जाएगा? मैंने उसको पैसे पे कर दिए ना, तो सेल माना जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी दो होती है, जनरल और स्पेसिफिक, ठीक है ना। जनरल और स्पेसिफिक की में क्या ओनरशिप और इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो डॉक्यूमेंट, ये आपको खुद से ही पढ़ना होता है। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल्स क्या होता है, जैसे इसमें सर्टिफिकेट, बुक, कार, रजिस्ट्रेशन। डॉक्यूमेंट में क्या आ गया, आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो आरसी नहीं होती कार की, आरसी, लाइसेंस। और देखो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स, ठीक है ना। शोइंग टाइटल टू गुड्स में शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट बेसिकली होता क्या है, इसे शेयर वारंट बोला जाता है, ठीक है ना। किसी को पता ना हो डीमैट अकाउंट के बारे में, शेयर्स के बारे में, तो मुझसे कोई पूछता है बेटा, तो मैं सिंपल बोलता हूँ कि अगर आप नौसिखिए हैं शेयर मार्केट में, तो आप अपना पैसा आईपीओ में लगाओ, ठीक है ना। इधर कोई बैठा कोई पैसा लगाता है बेटा शेयर्स में? रिंकू, नवीन, कभी लगाया लाइफ में? हाँ जी लगाया है। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस ही हुआ सीधा? अभी अभी शुरू शुरू में तो लॉस हो रहा था, लेकिन बाद में सीख लिया तब अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा किरण, आप पैसा लगाते हो बेटा, तो मैं आपसे पूछूंगा क्या आईपीओ के बारे में जानते हैं आप? यस सर। तो आईपीओ ज्यादा अच्छा रहता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग ज्यादा अच्छा रहता है? ऑप्शन ट्रेडिंग तो बेकार रहता है जी, वेरी बिल्कुल गुड, बेकार। एकदम करेक्ट, वेरी गुड, एकदम करेक्ट हाँ, आंसर दिया है। उसमें तो कभी पैर भी ना रखो तो ही बेटर रहेगा। हाँ, वेरी गुड, दिखावटी लालच से ऑप्शन ट्रेडिंग, वेरी गुड, एकदम उसमें तो करेक्ट नहीं करूंगा। आंसर मेरे बेटा, आज तक एकदम। मेरा अभी तक जितना भी पैसा गया ऑप्शन ट्रेडिंग में गया है, ये स्टॉक्स में नहीं गया कभी भी। वेरी गुड। स्टॉक्स में मैंने हमेशा पैसा कमाया है, गेन करा है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा मेरा पैसा गिराया है। कोई कमीशन, कोई आपका ब्रोकर वगैरह, ये ट्रेडर एक्सपर्ट बनते हैं ना जितने भी, कॉल हम्म। करे तो मत खाना भाई साहब, मत किसी के बहकावे में मत पैसा कमाना। मैं यही वेरी गुड, कहूंगा आप वेरी गुड, लोगों से। वेरी गुड। हाँ एक ये किरण को बेटा अच्छी नॉलेज है ट्रेडिंग की। देखो लाइफ में हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरा बेसिकली कहना है, मुझसे बच्चे आके पूछते हैं कि सर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मैं सिंपल उनसे कहता हूँ आप नौसिखिए गधे हो, तो सिंपल आप आईपीओ में पैसा लगाओ, आईपीओ में पैसा है, ठीक है ना। अब देखो हम लॉ पढ़ रहे हैं, तो मैं लॉ के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स में आपका शेयर सर्टिफिकेट, जिसे शेयर वारंट बोला जाता है। शेयर वारंट बेसिकली होता क्या है, मुझे किसी कंपनी का शेयर्स लेना है, तो कंपनी वाले मुझे शेयर्स ना देके उसका एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसे शेयर वारंट बोला जाता है, ठीक है ना। डुप्लीकेट शेयर्स का डुप्लीकेट, जैसे शेयर हम डीमैट अकाउंट में लेते हैं, पर डीमैट अकाउंट में ना देके हमें एक फिजिकल फॉर्म में, एक पेपर फॉर्म में कोई शेयर सर्टिफिकेट देता है, उसको क्या बोला जाता है? शेयर वारंट। इसके बाद कार की रजिस्ट्रेशन। कार की रजिस्ट्रेशन क्या है आपका? एक गुड्स को दिखाता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है बेटा डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स। ये क्या होता है? प्रूफ के तौर पे दिखाया जाता है, इसे बिल ऑफ लैंडिंग। बेसिकली बिल ऑफ लैंडिंग को क्या बोला जाता है? रेलवे रिसिप्ट में बताता हूं। जैसे कि बेटा मैंने अपने गुड्स को शिप पे भेजा, ठीक है ना। अब शिप गया पोर्ट पे, बंदरगाह पे। बंदरगाह पे जाने के बाद मुझसे बंदरगाह वाले कहते कि आप अपने डॉक्यूमेंट का कुछ प्रूफ दो, या फिर मेरे को अपने डॉक्यूमेंट को क्लियर कराना है, ठीक है ना। जैसे आप टोल टैक्स, आप अपनी गाड़ी दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, तो क्या आप टोल टैक्स नहीं कटाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे में? आज ही कटाएंगे। तो कितने यमुना एक्सप्रेस में टोल टैक्स आएगा? बेसिकली दो आएंगे, ठीक है ना। तो जो दो 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 जगह आप टोल टैक्स कटा रहे हो, क्लियरेंस दे रहे हैं किसको? अपनी कार को। तो सेम अब बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है? बिल ऑफ लैंडिंग इज टाइप ऑफ अ टोल टैक्स प्रोवाइडेड इन द पोर्ट फॉर क्लियरेंस ऑफ द शिप, ठीक है ना। फॉर क्लियरेंस और फॉर मूवमेंट ऑफ द शिप, अपनी शिप को आगे बढ़ाने के लिए बिल ऑफ लैंडिंग को कटवाया जाता है, ठीक है ना। डॉक वारंट भी सेम सिंपल है, आप अपनी शिप को कहीं रख रहे हैं। मैंने शिप को अपने, जैसे गंगा, सपोज मैं बनारस गया घूमने अभी, तो मैंने देखा वहां पे जो पोर्ट शिप को रखा जाता है, मैं छोटी शिप की बात नहीं कर रहा बेटा, जो बड़ी बड़ी होती है ना लग्जरी शिप, उनको कहीं पे पार्क किया जाता है, तो एक उनका एक वारंट बनाया जाता है, ठीक है ना। उसे डॉक वारंट बोला जाता है। क्लियर है? ऐसे समझो आप। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, अगर आपके शिप को कोई, आपने एक वेयर हाउस में रखा है, तो उसका एक भी सर्टिफिकेट बनाया जाएगा।
वार फिंगर सर्टिफिकेट भी सिमिलर है वेयर हाउस के, ठीक है ना। बट वार फिंगर में क्या होता है, आपका शिप को हटा के कोई और गुड्स आ गया, जैसे ट्रक आ गया, ठीक है ना, ट्रक आ गया, या फिर कोई हैवी हैवी वो हैवी व्हीकल समझ लो आप, ठीक है ना। इसके बाद देखो रेलवे रिसिप्ट। आप रेलवे रिसिप्ट जैसे आप रेलवे रिसिप्ट में सिंपल ऐसे समझ लो, जैसे मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ तो प्लेटफॉर्म टिकट कटवाता हूँ, तो उसको एक तरह से रेलवे रिसिप्ट कहा जा सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो मर्केंटाइल एजेंट क्या होते हैं। बेसिकली मर्केंटाइल एजेंट क्या होते हैं, जिनका एक कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है ना। मर्केंटाइल एजेंट एक तरह का ब्रोकर ही होता है बेटा, ठीक है ना। अ कॉन्ट्रैक्टर, अ वेयर हाउस मैन, अ करियर सर्वेंट और अ फ्रेंड वुड बी एक्सक्लूडेड, ठीक है ना। एक तरह का ब्रोकर होता है और एक एजेंट होता है जिसको ड्यूटी परफॉर्म की जाती है कि वो अपने गुड्स को सेल करेगा, ठीक। जैसे कि आपका एलआईसी एजेंट, एलआईसी एजेंट क्या, आपके मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है ना। एलआईसी एजेंट को हम क्या मान सकते हैं, मर्केंटाइल एजेंट। इसके बाद आता है बेटा डिलीवरी। अब देखो डिलीवरी तीन तरह की होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। डिलीवरी तीन तरह की होती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल क्या होती है, जब एक्चुअल गुड्स को डिलीवर किया जाता है बायर को। सिंबॉलिक क्या होती है, जैसे मैंने अपनी कार, मैंने हाँ बेटे करा रखा है, शायद बेलमेंट में कराया है, मुझे याद आ गया, बेलमेंट में हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना, याद करो टाइप्स ऑफ बेलमेंट में। तो सिंबॉलिक क्या होती है, मैंने अपनी कार की कीज को किसी को दे दिया, तो क्या करा, एक सिंबल प्रोवाइड किया। कंस्ट्रक्टिव यानी कि बना बनाया। कंस्ट्रक्टिव में देखो आप कि मैं एक वेयर हाउस मैन है जिसने ए के गुड्स को रखा हुआ है बी के बिहाफ पे, ए की रिक्वेस्ट पे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहने का मतलब है कि मैंने अपने घर की कीज अपने नेबर को दे रखी है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई। यहां तक क्लियर है, आगे चलूं मैं, बताओ बेटा, आगे चलूं, बताओ बेटा, सीमा, देवेंद्र, रिंकू, किरण, यस सर, चलिए। कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा, फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा मैं, नहीं, ठीक है सर। ठीक है ना। अब देखो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बेटा इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या क्या मानेंगे, दो पार्टीज होना चाहिए, सेलर एंड बायर्स, ठीक है ना। एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दो पार्टीज होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, आपका गुड्स होना चाहिए, ठीक है ना। मैं ऊपर से बता रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं कुछ भी। एक प्राइस होना चाहिए, एक सम प्राइस होना चाहिए। मैं बिस्कुट लेने जा रहा हूँ तो बिस्कुट का एक प्राइस है, कार का एक प्राइस है, मतलब अमाउंट है, फिक्स है एक अमाउंट। बिस्कुट जैसे 10 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए। कार का प्राइस है 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, ठीक है ना। आप जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर, एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाएगा बायर को, ठीक है ना। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को क्या बोला जाएगा, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट और कंडीशनल कहने का मतलब है, कंडीशनल यानी कि कोई ड्यूटी परफॉर्म होने के बाद मिलना, ठीक है ना। कंडीशन यानी कि आप मेरे को उधारी नहीं चलेगी, जैसे कि दुकान में आप उधारी नहीं कर सकते, आपने आपने अमाउंट पे किया, उस अमाउंट पे आपको गुड्स दे दिया जाएगा, क्लियर है। इसके बाद आता है आपका डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेल में क्या होता है, सेल में आप अपने गुड्स को ट्रांसफर करते हैं एक पार्टी से दूसरी जगह, ठीक है ना। पर एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या होता है, ओनरशिप प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। फिर आता है इसमें सेल क्या आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टू सेल क्या आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड यानी कि जो हो चुका है, और एग्रीमेंट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो होने वाला है, ठीक है ना। इसमें अगर बायर ब्रीच करता है सेल में तो क्या कर सकता है ये सेलर, मैंने आपको बताया सेलर डैमेजेस क्लेम करेगा और रिकवरी के लिए पैसा मांगेगा। कैसे, कोई उधार लेके भाग गया और मेरे से उधार वो पैसा दे नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा, जो उधार लेके भागा है ना उससे रिकवरी करूंगा, अपनी डैमेजेस क्लेम करूंगा, ठीक है ना बेटा। इसके बाद आता है आपका कि हमने अगर एग्रीमेंट टू सेल किया है तो जो सेलर है वो अगर ब्रीच कर सकते हैं तो बायर क्या करेगा, उसमें डैमेजेस के लिए लायबल है, ठीक है ना, ठीक। इसके बाद आता है आपका टॉपिक ट्रांसफर ऑफ रिस्क, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ रिस्क कहने का मतलब है
सेल में अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो जो सारा का सारा लॉस है वो बायर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। वहीं ट्रांसफर ऑफ रिस्क में अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो सारा का सारा लॉस सेलर के ऊपर आएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो सब्सिक्वेंट डिस्ट्रिक्शन में भी बायर लायबल है, इसमें कौन है, सेलर है, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल बने। अब सेल एंड हायर परचेज का टॉपिक है बेटा। सेल एंड हायर परचेज में बेसिकली जो पोजीशन है ओनरशिप ओनर पे रहेगी, इस पे बेलर पे रहेगी। हायर परचेज को एक तरह से बेलमेंट मान सकते हैं हम, ठीक है ना, एक तरह से लीज पे लिया हुआ सामान। जैसे मैंने ट्रक ट्रक असाइन कर रखा है और ट्रक मेरे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, यानी कि मैंने लीज पर्पस के लिए लिया हुआ, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखो जो प्रॉपर्टी है पास करी जाती है हायर पे बायर बायर गुड्स को दोबारा बेच सकता है, पर हायरर इस गुड्स को दोबारा बेच नहीं सकता। टैक्स आपका लेविड किया जाएगा सेल में, टैक्स लेविड नहीं किया जाएगा हायर परचेज में, ठीक है ना। फिर बेटा सेल एंड बेलमेंट का डिफरेंस है। सेल और बेलमेंट में क्या है, सेल में हम गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकते, पर बेलमेंट में गुड्स को रिटर्न कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे फ्लावर पॉट है, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप कंसिडरेशन इसमें मनी में होता है, इसमें कंसिडरेशन क्या होता है आपका, ग्रेटिचुअस और नॉन ग्रेटिचुअस। हमने पिछली क्लास में बेलमेंट में पढ़ा था। ग्रेटिचुअस क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है ना। और नॉन ग्रेटिचुअस क्या होता है, जिसमें दोनों पार्टीज को मुनाफा हो रहा है, कंसिडरेशन मिल रहा है। ग्रेटिचुअस का मैंने एग्जांपल समझाया था शशांक, ध्यान से सुनना आप, कि जैसे कि हम अपनी कार की कीज अपने नेबर को दे रहे हैं तो क्या ग्रेटिचुअस है, ठीक है ना। और वहीं नेबर है वो तो खैर हमसे चार्ज करेगा नहीं, हमें कार की कीज वापस दे देगा, ठीक है ना। पर ध्यान से सुनना आप, आपका नॉन ग्रेटिचुअस बेलमेंट में क्या होता है, बेसिकली जो आपकी कार की कीज मैंने पार्किंग अटेंडेंट को दे रखा है, ठीक है ना। जो पार्किंग अटेंडेंट है आपका, वो क्या करेगा, कार की कीज, उसमें दोनों पार्टीज को फायदा। जो का पार्किंग का अटेंडेंट है, मेट्रो स्टेशन का पार्किंग अटेंडेंट है, उसको मनी मिलेगा और मेरी जो कार है वो सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी। तो इसमें कंसिडरेशन किसका, बोथ पार्टीज का, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा बार्टर एंड एक्सचेंज में क्या होता है। बार्टर में एक बार्टर को क्या कहा जा सकता है, जैसे वीट की गेहूं की जगह राइस को दिया जा रहा है, राइस की जगह गेहूं को दिया जा रहा है, यानी कि कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज होता है आपका क्या, बार्टर। और एक्सचेंज में क्या होता है मैंने आपको बताया, जैसे कि एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, या एक्सचेंज को सेल नहीं काउंट किया जा सकता। जैसे 100 रुपए, जैसे मैं किसी की दुकान पे गया, मुझे 500 रुपए का खुला कराना है, ठीक है ना, तो 500 रुपए का जो मैं खुला करा रहा हूं वो क्या आपका एक्सचेंज है। यहां तक क्लियर है सबको। बताओ बेटा शशांक, देवेंद्र, सीमा, क्लियर है। यस सर। स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा ना मैं। नहीं सर, सही है। सही है ना। अब देखो सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, ये आपको खुद से कर लेना बेटा, ठीक है ना। फॉर्मेशन एंड मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है ना। इसमें सेम वही पता रखा है, जब आप प्राइस एंड गुड्स डिलीवरी पोस्टपोन, ठीक है ना। एक मिनट वापस, हाँ देखो थोड़ा सा ही आज पूरा करा दूं ना यूनिट 1। देखो फॉर्मेशन एंड मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बेसिकली हमें इमीडिएट डिलीवरी होनी चाहिए गुड्स की, ठीक है ना। प्राइस की भी इमीडिएट डिलीवरी होगी, फ्यूचर डेट पे इमीडिएट डिलीवरी, इमीडिएट पेमेंट होगी प्राइस की और डिलीवरी की गुड्स की। इसमें सिंपल यही बोला गया है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। अब देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स में देखो अगर आपका गुड्स डिस्ट्रक्ट है तो उसमें एग्रीमेंट क्या वॉइड है, ठीक है ना। अगर गुड्स आपका डिस्ट्रॉयज है एग्रीमेंट के बाद तो कॉन्ट्रैक्ट आपका तब भी वॉइड है, ठीक है ना। गुड्स गुड्स अगर आपका डिस्ट्रॉयज है कॉन्ट्रैक्ट और सेल के बाद तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या है, वॉइड है, ठीक है ना। अब प्राइस एंड मोड्स ऑफ फिक्सिंग द प्राइस, ठीक है ना। जो फिक्सेशन है प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंडर होगा, ठीक है ना। इसको बेटा रीड कर लेना आप, ठीक है। बताओ रीड कर लोगे कि कराऊं, ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं इतना। बोलो रिंकू, नवीन, शशांक, खुद से हो जाएगा ये कि कराऊं मैं। बोलो बेटा, देविंदर,
सीमा वॉइस आ रही है आपको? करा दो सर। यस सर, आ रही है। करा दूं? देखो, प्राइस एंड मोड ऑफ फिक्सिंग द प्राइस, इसमें बेसिकली कौन डिसाइड करता है? आप जब प्राइस को फिक्स करते हैं, आपका सेलर डिसाइड करता है, ठीक है ना। सेलर क्या करता है, जैसे आपको कोई सब्जी बेच रहा है तो सब्जी एक फिक्स है कि वो कितने अमाउंट पे आपको सब्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई फॉलोइंग मोड्स है, फॉलोइंग पॉइंट्स इसको पढ़ना है। जब फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो प्राइस को फिक्स किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के तहत किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, एक मैनर, प्रॉपर मैनर में किया जाता है, ठीक है ना। एक कोर्स ऑफ डीलिंग को देखा जाता है कि कैसे हमारी डीलिंग हो रही है। अगर डीलिंग अच्छी है तो ही हम प्राइस को बढ़ाएंगे, अगर डीलिंग हमारी कम है तो प्राइस को घटा देंगे, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट आता है रीजनेबल प्राइस रहेगा फिक्सेशन का, कि आप अगर अपने गुड्स को ज्यादा अमाउंट में पे नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद देखो, प्राइस आपका थर्ड पार्टी से डिसाइड हो सकता है। कैसे थर्ड पार्टी से? जैसे आपका गवर्नमेंट, ठीक है ना बेटा। अब जैसे आपका कोई मैन्युफैक्चर करता है, जैसे पार्ले जी का बिस्कुट है, ब्रिटानिया का बिस्कुट है, हाइड एंड सीक का बिस्कुट है, तो सबके प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइसेस होते हैं, ठीक है ना। इन सारे प्रोडक्ट के जो अलग अलग प्राइसेस है, वो कहाँ से डिसाइड है? थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी यानी कि अपर बॉडी से, ठीक है ना। इस पे सेलर कुछ भी प्राइस को फिक्स नहीं कर सकता। क्लियर है ना इनको ये डाउट? हाँ सर। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो बेटा, कंडीशन एंड वारंटीज आता है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ज्यादा नहीं। बेसिकली कंडीशन एंड वारंटी कोई बता सकता है मेरे को? बताओ बेटा, देविंदर, सीमा, कंडीशन एंड वारंटी क्या होता है, अगर किसी को पता हो? तो वारंटी तब अप्लीकेबल होगा जब आप उस कंडीशन गुड्स को यूज कर रहे हैं, उसके बताए हुए तरीके को आप फॉलो हाँ, करते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। तो और कंडीशन वारंटी? हो, तब तो वो कंडीशन लागू होता है उसके ऊपर, कुछ इसी तरीके का होगा। वेरी गुड। और वारंटी क्या होता है? आप सामान लेने जाते हैं देविंदर, तो क्या आप वारंटी नहीं करवाते सामान की, कि कितने साल की वारंटी तो है? नहीं नहीं सर, तो मैं बता रहा हूँ उसमें दोनों चीज हम्म पैरेलल चल रहा है ना सर। अगर आप इस हम्म कंडीशन को फुलफिल करते हैं, सामान को आप हम्म फिजिकली तोड़ते नहीं है, तो 2 साल तक हम्म उस पर वारंटी मिल रही है। हम्म और अगर हम्म आप खुद तोड़ देते हैं तो वारंटी नहीं लगे लागू होगी उसके ऊपर। हम्म तो दीज आर द को रिलेटेड थिंग्स सर। अगर आप कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो कंपनी जो है वारंटी देने का जो वादा करती है वो आपको वारंटी देती है। करेक्ट है बेटा, ठीक है ना। किसी और को डाउट है इसमें? बताओ सीमा, बोलो रिंकू, डाउट है? नहीं ना सर, क्लियर हो गया। क्लियर है ना। अच्छा बेटा, मैं देखो कंडीशन, आपका जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इसमें कंडीशन वारंटी है, ठीक है ना। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है ना। फिर आपका है ये, आपका, एक मिनट, ये छोटा ही टॉपिक है बेटा, इसको हमें ज्यादा कवर अप नहीं करना। इसके बाद एक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका क्या है? राइट्स ऑफ अनपेड सेलर है, ठीक है ना। ये बॉक्सेस से ही आप काफी हद तक समझ लेंगे, ठीक है ना। तो देखो, मेरा क्वेश्चन है सबसे, कि मैं आज की क्लास अगर इतनी रखूं तो इनफ है कि आगे और चले हम? बताओ बेटा। क्योंकि जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसमें कुछ भी नहीं है, हार्डली 10 से 20 पेजेस का है वो। मैं नेक्स्ट संडे खत्म करा दूंगा पूरी बुक। बताओ बेटा, रिंकू, नवीन, शशांक, आज के लिए इतने कवर करें कि और करना है आपको? बहुत है सर। बताओ बेटा, सीमा। यस सर, कर सकते हैं रैप अप। देखो, इसमें ना आखिरी में एक समरी है बेटा, ये देखो, मैंने आपके लिए करा है ये सब कुछ। ये समरी, अगर जैसे किसी को टाइम नहीं है पूरे पीडीएफ पढ़ने का, ठीक है ना भगवती? भगवती, दिखाई दे रहा है ना बेटा आपको समरी? भगवती, हाँ जी सर जी, मुझे दिखाई दे रहा है, शो हो रही है। दिखाई दे रहा है ना? तो देखो भगवती, नवीन, अगर जैसे किसी को डाउट हो ना इसमें समरी, ये समरी वो देख सकता है कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है ना। इसमें सब कुछ है बेटा, और ये बॉक्स में क्लियर है कि हमें ज्यादा इसमें जाना नहीं है। इसके बाद देखो, इसके कुछ
ये क्लास वर्क क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसे आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, तो इसको अभी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, मैंने आपको शुरू में बोला था, बच्चों वाले टॉपिक है अब, ठीक है ना। इसको अच्छे से कैटेगरी बी सब है इसमें, मतलब हमने जो यूनिट 4 पढ़े हैं वो सारे टॉपिक आ जाएंगे, एक बार मैं लास्ट तक देख लूं इसे, ठीक है ना। ये पता है क्या बेटा, मैंने पढ़ रखे ना ये सारी चीजें, तो मेरे पास पीडीएफ रखे हुए हैं सबके, तो मैं इनको एक बार रिवाइज भी नहीं करता, देखता भी नहीं, ठीक है ना। अब अगर अगर हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं होती तो मैं आपसे नोट्स बनवाता प्रॉपर कॉपी में, मैं लिखवाता बहुत हूं ना, ठीक है ना। तो देखो आप, ये क्लियर है ना देवेंद्र, आपको ये प्रैक्टिस के लिए इनफ है ना बेटा, इसके आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, अगर चाहिए होंगे ठीक है सर। किसी को, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम इतना ही खत्म करें, कोई डाउट है किसी को, बताओ, बताओ बेटा, कोई डाउट, बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट है? बोलो बेटा, डाउट है किसी को? भगवती, देवेंद्र, रिंकू, सीमा, किरण, किसी को डाउट है? नो सर। आज की क्लास हम इतनी रखें, हम नेक्स्ट संडे बेटा कवर अप कर देंगे, ठीक है भगवती। फिर हम बुक टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट करेंगे फरवरी से, ठीक है ना। फरवरी से आपकी सैटरडे भी क्लास हो सकती है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा कोर्स को, कि हमें रिवीजन का टाइम ज्यादा मिले, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं ना बेटा, मैं एकदम बेयर एक्ट से करा रहा हूं, कोई भी टॉपिक आपका लेफ्ट नहीं रह रहा, सारे टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं हम, ठीक है ना किरण, ठीक है देवेंद्र, सीमा, कोई डाउट है? नो सर। नहीं सर, नहीं सर। ठीक है। भगवती, रिंकू, किरण, कोई डाउट? नो सर। तो आज की क्लास हम इतनी रखें, ठीक है। यस सर। ठीक है। तो एक एक करके लेफ्ट हो जाएं बेटा सब। ओके सर, बाय थैंक यू। सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। किरण, रिंकू, जा सकते हो आप बेटा, क्लास ओवर है। किरण, वॉइस आ रही है आपको? क्लास ओवर है बेटा, जा सकते हो आप। किरण, किरण, वॉइस आ रही है?